क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हुआ या क्या कल को होगा, क्या मैं उसे ठीक कर सकता हूँ? क्या मेरा प्रारब्ध, मेरे कर्म, मेरे संचित कर्म, मेरा सब कुछ मैं बदल सकता हूँ? नहीं। क्या मेरे जीवन में लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी? मैं अक्सर बोलता हूँ कि लाइफ इज लाइक एन ईसीजी, अप एंड डाउन होता रहेगा। वो तो सिर्फ डेड होने के बाद ही वो स्टेज आती है कि सब बिल्कुल सीधा चल रहा है। ऐसा सुना आपने, विनाश काले विपरीत बुद्धि? हाँ बिल्कुल सही। तो ये क्यों है विनाश काले विपरीत बुद्धि? बुद्धि विपरीत मतलब हमारे पास ये नई बुद्धि कहाँ से आई जो विपरीत हो जा रही है? बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, सर किसी ने बताया था कपालभाति करो, मैं तो पौना घंटा कपालभाति कर रहा हूँ सर, पर बीपी ठीक ही नहीं हो रहा। मैं कहा आप और सूर्य तत्व को बढ़ा रहे हो, आप कह रहे हो बीपी ठीक नहीं हो रहा। अगर मैं इतनी सी भी एक सुई की नोक भी बदलना चाहता हूँ ना, तो इसका मतलब मैं पूरे ब्रह्मांड में बड़ा कुछ चेंज करने की चेष्टा रख रहा हूँ, जो कि मेरे बस में नहीं है। एक बच्चा जिसको हमने पूरी उम्र कोई टफनेस, उसकी मेंटल एजिलिटी उसकी बिल्ड नहीं की, कोई टफनेस नहीं दी, वो उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचता है और उसको उस उम्र के एक पड़ाव में छोटा सा ब्रेकअप भी ऐसा लगता है कि सुसाइड कर लूं। सर पुराने जमाने में बच्चों को गुरुकुल में इसलिए डाला जाता था, बड़े बड़े राजाओं के बच्चे भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे और वो वहीं पर सबसे पहले उनके बाल उड़ा दिए जाते थे। कारण ये कि भैया आईना न ध्यान अपने ऊपर ना जाए सबसे पहले। तो बिल्कुल सही है सर, इस तरह नहीं सोचा था मैंने ये बात इस तरह करते। ओके हम नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे शो आपका अपना विकास योर ओन ग्रोथ में। आज हम उस शख्सियत से मिलने वाले हैं जिसके शरीर के हर अणु में इतनी सुंदर राग रहती है, जिनका नाम भी अनुराग है और आगे जुड़ा हुआ है ऋषि, जिनके चेहरे पे जो अभी तक मैंने यूट्यूब पे देखा था, लेकिन जो सच में मैंने महसूस किया ना, जिनका आभा मंडल इतना बड़ा है, उससे आप प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते। जो सच में मैं कह सकता हूँ कि मॉडर्न ऋषि। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। अनुराग ऋषि जी से आज आप मिलने वाले हैं। अनुराग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस न्योते के लिए, इनविटेशन के लिए, एंड इट्स माय प्लेजर। और थैंक यू सो मच। आपके बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई, बात हुई, लेकिन आज मिलने का मौका मिला तो और भी अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच सर। और इसके लिए तो जो हमारे बैक स्टेज पे जो पूरी कमान संभाल रहे हैं, चित्रेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने इस पूरे मीटिंग को फिक्स किया। थैंक यू। मतलब असल में कई बार जैसे मीटिंग को फिक्स किया है, वैसे मेरे जीवन में भी कई आयामों को चित्रेश जी ने ही फिक्स किया है, तो उनका बहुत बहुत वाकई में ही धन्यवाद है हर मुकाम में। क्या बात है सर। इसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड करना। अभी तक हम इस बारे में सुनते आए थे, अब आप महसूस भी कर सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड किसे कहते हैं। अनुराग सर, हम लोग ना, हमारी ऑडियंस बार बार, और आजकल बड़ा फैंसी सा वर्ड भी है एंजाइटी। मैं इसलिए फैंसी बोल रहा हूँ कि जो शायद आपसे 15 साल पहले हमने कभी सुना नहीं था, और वो आज मुझे लगता है कि हर आज 5 या 6 साल का बच्चा भी बोल रहा है। तो मैं शुरुआत वहीं से करना चाहूँगा। एंजाइटी से प्रैक्टिकली कैसे बचा जाए, और उसके अंदर आप मास्टर हैं सर, तो आपके इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं मास्टर हूँ। हाँ, मैंने क्योंकि मेरी ये जर्नी जो है वो शुरू हुई विकास जी मेरे अपने जीवन के कुछ पहलुओं से। जब मैं अपने लाइफ के उस स्ट्रेस के दौर में था, मुझे भी नहीं पता था कि एंग्जाइटी जैसी कोई चीज़ होती है। मेरे लिए भी एक बड़ा फैंसी और एक नया टर्म था। पता लगा जब डॉक्टर्स ने बताया तुम्हें डिप्रेशन है, तुम्हें एंग्जाइटी है, तो ये समझ में आया कि ये चीज़, मैं जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें एंग्जाइटी है, तो मैंने उससे पूछा ये कहाँ पे होती है बॉडी में? पैर में है, सिर में है, हाथ में है? वो बोले नहीं ये तो सिर में होता है। सिर में कहाँ होती है? ये लेफ्ट हेमिस्फीयर में, राइट हेमिस्फीयर में, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में है, टेम्पोरल लोब में है, एमिगडाला में है, हिप्पोकैम्पस में, कहाँ है? बोले नहीं ये तो थॉट्स में होती है। मैं कहा इसका मतलब तो ये ब्रेन में नहीं होती, इसका मतलब ये माइंड में होती है। इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग, इट्स अ मेंटल। अगर ये माइंड में होती है, यहां से जानने की उसको जर्नी शुरू हुई, तो माइंड में कहां पर होती है, कैसे आती है? तो समझ में आया जीवन की कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज। डिप्रेशन और स्ट्रेस दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। डिप्रेशन का मतलब है कि हम ऑलरेडी किसी दौर से गुजर रहे हैं, वो चीज हमको बार बार ट्रिगर कर रही है। और एंग्जाइटी का मतलब है कि हम फ्यूचर में होने वाली किसी भी घटना को लेकर के एंग्शियस हैं, हम स्ट्रेस में आ रहे हैं, कल को क्या होगा, ये हो गया तो मैं बीमार हो गया, तो डेथ हो गई, तो हार्ट अटैक आ गया, तो ये दिस इज एंग्जाइटी। तो मुझे समझ में आया कि इस एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के बेसिकली 2-3 बड़े प्रमुख कारण हैं, जिनमें से सबसे बड़ा तो ये था कि मैं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को, अपनी सेल्फ इमेज को इतना बड़ा नहीं देख पा रहा हूं कि जीवन के आने वाले या जीवन में हो रहे चैलेंजेस से मैं कॉप अप कर सकता हूं। ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास क्या हो रहा है, मैंने कल को क्या डिफिकल्टी झेली, कल को क्या होगा, मेरी डेथ हो जाए, ये नहीं है। ये तो सबके साथ है, लेकिन जिसके साथ ये है और वो इसको कॉप अप कर पा रहा है, उसकी लाइफ में वो स्ट्रेस को कम नहीं कर रहा, वो स्ट्रेस बिल्डिंग मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहा है।
वो अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर रहा है, अपने मेंटल रिस्पॉन्स को बिल्ड कर रहा है। तो मुझे यहां से ये समझ में आया कि भैया जीवन में आने वाले चैलेंजेस को तो मैं न तो कम कर सकता हूं, जो इनएविटेबल है, मान लो मैं डेथ को लेकर के कि मेरी कल को मेरा हार्ट, ये तो इनएविटेबल है। अभी मैं किस चीज को डर रहा हूं कि जो अभी मेरे पास फीलिंग आ रही है मैं उसको कॉप अप नहीं कर पा रहा। तो क्या मुझे स्ट्रेस खत्म करना है? नहीं, मुझे इस कॉप अप मैकेनिज्म को बिल्ड करना है जिसके सामने वो स्ट्रेस बहुत बोना दिखाई दे, छोटा दिखाई दे। तो मैंने फिर जब डिस्कवर करना शुरू किया, इन सभी टेक्निक्स को ढूंढा जो ऑलरेडी विद्यमान थी लेकिन ज्यादातर लोगों तक पहुंचाई नहीं जाती या पहुंच नहीं पाती, क्योंकि हमने शरीर को या माइंड को ठीक करने का एक ही विज्ञान समझा है जो कि दवाई खा लो, जो गलत नहीं है, कभी मैं ऐसा कंडेम नहीं करता हूं। लेकिन इसके अलावा और भी तरीके थे जो इसके रूट पर काम कर सकते थे, हमें स्ट्रेंथन करने पर काम कर सकते थे, हमारी मेंटल और फिजिकल इम्यूनिटी पर काम कर सकते थे। हमने इम्यूनिटी ना बिल्ड करके, देखिए हमने क्या किया, स्ट्रेस खत्म कर लो, डिप्रेशन कैसे खत्म हो सकता है, हाउ टू किल एंजाइटी, हमने ये टर्म्स दी, जबकि ये बिल्कुल गलत टर्म्स हैं। मेरे जीवन में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हुआ या क्या कल को होगा, क्या मैं उसे ठीक कर सकता हूं? क्या मेरा प्रारब्ध, मेरे कर्म, मेरे संचित कर्म, मेरा सब कुछ मैं बदल सकता हूं? नहीं। क्या मेरे जीवन में लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी? मैं अक्सर बोलता हूं कि लाइफ इज लाइक एन ईसीजी, अप एंड डाउन होता रहेगा। वो तो सिर्फ डेड होने के बाद ही वो स्टेज आती है कि सब बिल्कुल सीधा चल रहा है, वो होता रहेगा। तो क्या बिल्ड करना है? वो जो अप एंड डाउन होता रहेगा उसमें मेरे पास ऐसी एजिलिटी, ऐसी टफनेस हो कि उस अप एंड डाउन को मैं झेल सकूं। तो एंजाइटी को एंजाइटी की तरह समझिए मत, एंजाइटी को सिर्फ इतना समझिए कि वो इसलिए है क्योंकि हमारी अपनी सेल्फ वर्थ, मेरा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरी एजिलिटी, मेरी मेंटल टफनेस के ऊपर मुझे काम करना है। एंजाइटी कहीं नहीं ठहरेगी। वाह, मतलब इतना ब्यूटीफुली आपने बताया है और मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि आपको एग्जैक्टली अपने बारे में नहीं पता, इसलिए आपको एंजाइटी हो रही है। बिल्कुल। और सर आपने एक ना बड़ी अच्छी टर्म यूज़ की कि जब आपने डॉक्टर से पूछा, क्योंकि मैं इसी फील्ड से आता हूँ तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। हम जब एंजाइटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स की, जो कि हमारे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से आता है। और सेम विद द डिप्रेशन कम फ्रॉम योर लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स, दैट इज कम फ्रॉम योर राइट इंडेक्स फिंगर। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। सर बहुत एक सुंदर एक विज्ञान है जिसके अगेन आप महारथी भी हैं, स्वर विज्ञान। मैं चाहूँगा आप ऑडियंस को ये आम भाषा में बताएं, क्या है एग्जैक्टली स्वर विज्ञान? बहुत अच्छी बात है। स्वर विज्ञान, देखिए पहली बात तो मैं इसका महारथी नहीं हूँ नागरो जी, मैं इसका एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ और मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस विज्ञान को सीखने और समझने के लिए शायद एक जन्म भी पूरा कम है। और मेरी तो जर्नी अभी कुछ सालों से इसको जानने की शुरू हुई है। लेकिन हाँ, मैंने इसको उस स्तर पर जानने की कोशिश की कि ये हमारी चेतना को स्पंदित कैसे कर सकता है। तो स्वर विज्ञान बेसिकली एक ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को कुछ ज्ञान दिया जब उन्होंने ये पूछा कि महादेव आपको कोई एक चीज बतानी हो जिससे मानव जन का कल्याण हो सके, सब चीजें बिल्कुल सुचारू रूप से बढ़िया हो सके और वो अपने जीवन में बेहतरी ला सके, तो एक चीज बतानी हो। तो उन्होंने स्वर का, यानी हमारी सांसों का एक विज्ञान बताया, जिसके ऊपर शिव स्वरोदय तंत्र करके एक ग्रंथ लिखा गया और उस ग्रंथ में स्वर विज्ञान की बात की गई। स्वर मतलब सांसें? स्वर मतलब सांसें। हमारा जो स्वर चल रहा है जिसको हमने सांसें बोला, इसको स्वर कहा जाता है। तो ये जो हमारा स्वर है, ये हमारे शरीर में लगभग 3 अलग चैनल से प्रवाहित हो रहा है। हमारे शरीर में जो चैनल्स हैं ये 72,000 हैं, जिनको हमने नाड़ियां बोला। चाइनीज मेडिसिन इनको मेरिडियंस बोलता है। ओके। और इसी पर उनकी साइंस बेस्ड है, जिसको उन्होंने एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर बोला है। उनकी दोनों सबसे बड़ी साइंसेस चाइनीज मेडिसिन की, वो मेरिडियंस पर बेस्ड है। जब वो एक्यूपंक्चर में वो नीडल, वो सुई लगाते हैं, तो वो कोई फिजिकल बॉडी पार्ट में नहीं, बल्कि एनर्जी बॉडी में जो एनर्जी का प्रवाह रुका हुआ है उसको पंक्चर करके उस प्रवाह को दोबारा से चलाने के लिए वो नीडल लगाई जाती है। एक्यूप्रेशर में जो आपके जो मेरिडियंस हैं शरीर में, नाड़ियां हैं, जो नाड़ियां नसें नहीं है, नसें वो हैं जो दिखती हैं, खून प्रवाहित होता है। नाड़ियां वो हैं जिनमें प्राण प्रवाह हो रहा है, जो हमको फिजिकल आइज से दिखती नहीं। उन नाड़ियों का जो मेरिडियंस का एंडिंग पॉइंट है वो आपके हाथों में होता है, इसीलिए, और पैरों में होता है। इसीलिए एक्यूप्रेशर में आपके किसी भी ऑर्गन को ठीक करने के लिए, सिर दर्द, लिवर, किडनी, आपके हाथों में अलग अलग पॉइंट्स दिए उन्होंने कि यहां दबाओ, ऐसे करके दर्द ठीक होगा। तो ये पॉइंट्स वाकई काम करते हैं। ये 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें से 9 प्रमुख हैं और अति प्रमुख हैं 3, जिसमें 3 है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये अति प्रमुख इसलिए हैं क्योंकि यही स्वर को कंट्रोल करती हैं।
बाकी सभी नाड़ियों में स्वर प्रवाहित होता है, कंट्रोल नहीं होता। जैसे मैं कहूँ बहुत से और नाड़ियां हैं, डाकिनी है, शाकिनी है, रुद्रचंठा है, कष्टगंगा, बहुत सारी नाड़ियां और भी हैं, उनमें हम कंट्रोल हमारा नहीं है। हमारा कंट्रोल किसमें है? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में भी हमारा कंट्रोल नहीं है, वो भी मतलब हमारे कंट्रोल के कहीं ना कहीं बाहर है। तो ये 3 नाड़ियां प्रमुख हैं। इड़ा का मतलब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल, जब लेफ्ट नाक से आप सांस ले रहे हैं, जिसको हमने चंद्र नाड़ी बोला। पिंगला का मतलब आपकी राइट नॉस्ट्रल, जिसको हमने सूर्य नाड़ी बोला, जब यहां से श्वास चलती है। और सुषुम्ना का मतलब जब लेफ्ट से राइट में एक शिफ्टिंग होती है, उसके बीच में कुछ समय दोनों नाड़ियां चलती हैं, दोनों स्वर चलते हैं। वो दोनों स्वर जब चलते हैं उसको हम सुषुम्ना बोलते हैं। लेफ्ट से राइट में जब शिफ्ट होगा तभी, जब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों जब भी शिफ्टिंग करेंगी, एक ये देखिए बीच में हमारे नोस्ट्रल के बीच में जब ये दोनों एक लेफ्ट नाड़ी चलने का मतलब क्या है कि हमारी ज्यादा सांसें लेफ्ट नॉस्ट्रल से भारी ज्यादा आ रही हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं सर मेरी तो दोनों चलती रहती है। मैंने कहा आपने उसको जानने की प्रक्रिया को अच्छे से समझा नहीं है। ये हो सकता है कि 1 से 60%, 1 से 40 आ रही हो तो आपको लग रहा है कि दोनों चल रही हैं, लेकिन असल में जिससे 60 आ रही है मूल रूप से नाड़ी वो चल रही है। तो जब 60 से धीरे 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 धीरे, इसका एक समय है 45 मिनट से लेकर 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के बीच में ये शिफ्ट होगी एक हेल्दी व्यक्ति की। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। आप कभी भी नोटिस, जैसे अभी भी आप नोटिस करो, ये ए बना के दोनों नाक पे, मेरी वाली चल रही है राइट, आपकी राइट है, मेरी भी राइट है। तो जब हमारी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, इसका मतलब सूर्य नाड़ी चल रही है। 45 से 50 मिनट 1 घंटे में मैंने अक्सर अपना नोट किया है कि मेरी 45 से 50 मिनट्स में शिफ्ट हो जाती है। तो 45 से 50 मिनट बाद ये जब उधर जाएगी तो सांस जो यहां से 70%, अभी मेरी तो लगभग 90% चल रही है, तो ये धीरे धीरे 80 होगी, 70, 60, 50। जब ये 50 होगी तो बाकी 50 कहां है? इधर। ओके, ये हो गया सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिव होगी। सुषुम्ना का मतलब अलग से कोई नाड़ी नहीं है। सुषुम्ना का मतलब कि आपके प्राणों का प्रवाह दोनों नॉस्ट्रल से बैलेंस में चल रहा है, मध्य में चल रहा है। यहां से राइट में चल रहा है, यहां से लेफ्ट में चल रहा है, बीच में आकर मध्य में चल रहा है। तो ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है। जब दोनों में से शिफ्टिंग होती है तो वो चलती है। और ये सुषुम्ना में चलना चाहिए? सुषुम्ना चलती ही है, हमारे हाथ में नहीं है। मतलब 50-50 कहते हैं वो जो चलेगी, लेफ्ट से राइट जब आपकी नॉस्ट्रल शिफ्ट होगी और राइट से लेफ्ट होगी तो सुषुम्ना चलेगी ही, लेकिन सुषुम्ना ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। ये शिफ्टिंग के लिए ही चलनी चाहिए। ओके, मतलब इन दोनों नाड़ियों के तो अपने तत्व हैं। ये चंद्र तत्व है, ये सूर्य तत्व है, ये ठंडक है, ये गर्मी है, ये फेमिनिन है, ये मैस्कुलिन है, ये शक्ति है, ये शिव है। ये बैलेंस दोनों का एक एक करके चलता रहेगा जीवन में। ठंडक गर्मी दोनों बराबर, है ना, तेज कम तेज बराबर, शिव पार्वती बराबर, मैस्कुलिन फेमिनिन बराबर, ये बैलेंस है। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो जब दोनों का शिफ्टिंग का प्रोसेस होगा तो ये चलेगी। अगर ये ज्यादा चल रही है, इसका मतलब है कि ये दोनों नाड़ियां एक साथ चलनी नहीं चाहिए। शिफ्ट होते हुए चलें तो अच्छा है। अगर ये ज्यादा देर तक चलती है तो इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा अनवांटेड जो लाइफ में नहीं होना चाहिए वो शायद होना चाह रहा है। तो इसलिए कहा जाता है जब ये सेंटर में, मध्य में प्रवाह कर रही है और आपने 4-6 महीने में जान लिया कि अब आपको पता है कि कब लेफ्ट चलती है, कब राइट चलती है और कब दोनों चलती हैं, तो जब सुषुम्ना चले तो आपको केवल ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा समय है जब आपके माइंड को रिलैक्सेशन, शांति, बिल्कुल पीस का भाव होना चाहिए। नहीं तो कोई भी एक छोटी सी चीज आपको ट्रिगर कर देगी। ऐसा सुना आपने, विनाश काले विपरीत बुद्धि? हाँ बिल्कुल सही। तो ये क्यों है विनाश काले विपरीत बुद्धि? बुद्धि विपरीत मतलब हमारे पास ये नई बुद्धि कहां से आई जो विपरीत हो जा रही है? ये इसलिए हो जा रही है कि कुछ कार्य लेफ्ट नॉस्ट्रल के थे, कुछ राइट के थे। जब हमने उनको सुषुम्ना में करना शुरू किया तो बुद्धि हमारी वो जो परम सत्ता के साथ अलाइन होनी चाहिए थी, हमने उसको सांसारिक गतिविधि में इन्वॉल्व किया। इसलिए वो हम उस डिसीजन को सही से नहीं ले पाते। बाहर जाना है, हो सकता है हम गाड़ी सही से ना चला पाए, हो सकता है हम किसी कार्य को, तो इसलिए बोला जाता है ये अप्रिय घटना का संकेत दे सकती है। अगर ज्यादा चल रही है तो, 1 घंटे से ज्यादा चलती है तो बहुत गलत है। तो इसलिए उस समय पर ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि माइंड को रिलैक्स करके वो जो विनाश काल है या कोई भी ऐसी घटना आने वाली है उसमें बुद्धि संयम में रहे, बुद्धि विपरीत में न जाए, वो ध्यान में लग जाए। इसका कारण ये है। सुंदर, ऐसा लग रहा है कि इसको ना लगातार सुनकर, क्योंकि ये अभी तक ऐसा लग रहा था कि आप शास्त्रों की बात कर रहे हैं, अब पता लग रहा है ये शास्त्र तो है लेकिन उसके पीछे विज्ञान है, ज्ञान नहीं विज्ञान है। और अगर मैं गलत नहीं हो तो मुझे प्लीज करेक्ट करना, जब आप बात करते हो सूर्य नाड़ी की बात करते हो, जिसको आप पिंगला बोल रहे हैं ना? हाँ जी, पिंगला बोल रहे हैं। पिंगला,
अब यानी कि अगर मैं मेरे हिसाब से देखता हूँ साइंस के हिसाब से, तो यानी कि आप लेफ्ट हेमिस्फेयर पे आप काम करने वाले हो। लेफ्ट हेमिस्फेयर जहाँ से सेल्फ कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट्स, डिटर्मिनेशन, स्टबर्ननेस आपका वहाँ से आता है, तो वहीं से, इसलिए वहाँ पे एनर्जी का काम है सारा। बहुत इंटरेस्टिंग है न्यूरो साइंस से कैसे कनेक्ट कर रहा है। वहीं जब आप ईडा की बात करो, यानी कि आप राइट हेमिस्फेयर की बात करो, और राइट में आता है इमोशनल बैलेंसिंग, फीलिंग्स, आपका अट्रैक्शन, कलर सेंस, आपका पीपलाइजनिंग। कितना ब्यूटीफुल न्यूरो साइंस कैसे कनेक्ट करती है शास्त्रों बहुत के साथ। शानदार। और आप ये देखिए कि कई बार हमने सिर्फ वो जो साइंस है ना उसको हमने बॉडी के साथ ही अटैच किया कि साइंस बॉडी की ही एक डिस्कवरी है। एनाटॉमी जो है वो पूरा साइंस का मतलब डिस्कवरी से आया, लेकिन इससे भी पहले हमारे मन की, हमारे माइंड की और हमारी एनर्जीज की अलग साइंसेस थी जिनके ऊपर हमारे एंसेस्टर्स ने काम किया, पूर्वजों ने काम किया, बहुत से ऋषि मुनियों ने काम किया। वो हमको चीजें ला करके दी, लेकिन वो हमने कहीं उनको इग्नोर किया, क्योंकि जो चीज दिखती नहीं है ना प्रत्यक्ष रूप से, जैसे एक इंसान को कोई लत है, एडिक्शन है, सिगरेट, शराब, कुछ भी, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है वो प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहा, इसलिए वो उसको इतनी अहमियत नहीं देता उसके छोड़ने को। ठीक वैसे ही हमको ये जो एनर्जी के ऊपर हम काम कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से दिखती नहीं, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होने में टाइम लेती हैं, तो इसलिए हमें उसकी इंपॉर्टेंस इतनी लगती नहीं है। हाँ, बाहर के तौर पर हमें लगता है कि हाँ सिर दबाया, सिर को पता चला, लेकिन एनर्जी को हमने लेफ्ट नॉस्ट्रल से लेना शुरू किया, सिर में क्या अंतर आया कोई अंतर नहीं। पता नहीं चला। तो वो धीरे धीरे जब हम इनको जानने लगते हैं तो पता चलता है कि वाकई ये चीजें थी जो हमारी बॉडी को भी, हमारी एनर्जी को भी और हमारे माइंड को गवर्न कर रही थी। अगर हमने इनके अंदर टैप इन किया, किसी भी चीज को बदलना संभव है जीवन में। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीजें हमें पहले दिन से पता लग जाए ना, तो शायद ये जो फैंसी वर्ड्स हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, शायद हमारे जीवन में होंगे नहीं। सो ट्रू। फिर भी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति है जिसको लगता है कि मुझ में बात करने की क्षमता नहीं है, या मुझे घबराहट हो रही है, शिवरिंग हो रही है, या मुझे ऐसा लगता है मैं वर्थी नहीं हूँ, मतलब जिसको बोलते हैं कंपैरेटिव व्यू में, कई बार पीयर प्रेशर में लगता है ना यार उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ है, बहुत सारे ऐसे रीजंस है, लेकिन कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंस के उसको अगर ठीक करना हो स्वर विज्ञान से, तो कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, इसके लिए हमको सबसे जरूरी चीज तो है स्वर की साधना करना। स्वर साधना में सबसे पहला तत्व जो आता है वो आता है आपका नाड़ी शोधन, क्योंकि नाड़ी शोधन इसलिए जरूरी है आपके मेंटल स्टेबिलिटी के लिए और मेंटल एजिलिटी के लिए, क्योंकि आपकी दोनों नाड़ियां दिन में कई बार शिफ्ट होंगी। आप कभी सूर्य में होंगे, कभी चंद्र में होंगे, और कई बार आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। और अगर आप पूरा फोकस अपनी नाड़ी शिफ्टिंग पे या इसी पे ही लगाए रखेंगे, तो मेरे ख्याल से वो एक समाज में रहते हुए, अगर आप ध्यान कर रहे हैं पहाड़ों में चले गए तो एक अलग बात है, लेकिन समाज में रहते हुए इतना ध्यान देना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप स्वर की साधना करें। उस साधना का सबसे पहला स्टेप है नाड़ी शोधन, और सबसे अच्छा नाड़ी शोधन प्राणायाम है अनुलोम विलोम। ओके। कि आपने अनुलोम विलोम किया दिन में 5 से 7 मिनट। अनुलोम विलोम करने से आपने अपने चंद्र तत्व को भी जागृत किया और अपने सूर्य तत्व को भी जागृत किया। आपने दोनों का एक बैलेंस बनाया। आपने चंद्र तत्व से श्वास ली, आपने सूर्य तत्व से श्वास छोड़ी, फिर आपने सूर्य से ली, चंद्र से छोड़ी। तो ये जो लेफ्ट और राइट का बैलेंस है ना, ये जो आपके पूरे दिन भर के 24 घंटे हैं जहां पे आपका ध्यान स्वर पे नहीं है, स्वर विज्ञान पे नहीं है, ये उसको बैलेंस करता है। तो माइंड में किसी भी तरह का स्ट्रेस है, इनसिक्योरिटीज हैं, फियर के बहुत सारे फैक्टर्स रखे हुए हैं, या फिर सेल्फ इम्पोस्टर सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं कई बार, कि सेल्फ वर्थीनेस खत्म हो चुकी है, मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस शैटर्ड है। ये सब चीजें गवर्न होने लगती हैं जब आपके प्राण सही रूप से प्रवाहित हो रहे हों। और वो प्राण सही रूप से कब प्रवाहित होंगे? जब नाड़ियों का शुद्धिकरण होगा जिनमें प्राण प्रवाहित हो रहे हैं। एक पाइप है जिसको आप ब्लॉक कर दो, उसमें आप पानी गुजारो, पानी रुक जाएगा। आपके टैप में पानी नहीं आ रहा, आप टैप बदलते रहो दिन में 10। क्या करना पड़ेगा? ब्लॉकेज को खोलना पड़ेगा, पाइप को क्लियर करना पड़ेगा, फिर टैप नहीं बदलना पड़ेगा। फिर चाहे टैप लगाओ चाहे ना लगाओ, पानी अपने आप आने लगेगा। ठीक वैसे ही जब आपने नाड़ी शोधन किया, आपने अनुलोम विलोम किया, तो आपने वो ब्लॉकेज हटाई। यहां पर जो इंपोस्टर की फीलिंग आ रही है, कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, वो बेसिकली किसी ब्लॉकेज की वजह से आ रहा है, जो प्राणों में कहीं ना कहीं रुका हुआ है, जो महसूस नहीं होने दे रहा कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूं। इसका कोई टाइम भी है फिक्स? सबसे अच्छा समय है सुबह। आप उठते हैं, खाली पेट होते हैं, एक तो आप श्वास जितना चाहे उतना भर सकते हैं, आपके डायाफ्राम्स अच्छे से एक्सपैंड हो सकते हैं। दूसरा, सुबह का टाइम ऐसा है कि आपके पास कोई डोरबेल नहीं बज रही, कोई बाहर कोई बुलाने नहीं आ रहा, कोई फोन नहीं बज रहा, कोई मैसेजेस नहीं आ रहे, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। तीसरी चीज, उस समय पर आपका ज्यादा एनर्जी से कांटेक्ट नहीं हुआ।
ये बात सही है। आप किसी से मिले नहीं, किसी की एनर्जी एक्सचेंज नहीं की आपने, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हुआ, कोई अच्छी बुरी खबर नहीं आई, कोई लड़ाई झगड़ा, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। और जो पिछले दिन का था वो रात को आपने सब धो दिया है। रात को जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस की स्टेट में जाती है। उसका मतलब है कि वो फिजिकल लेवल पर भी हील करती है और मेंटल लेवल पर भी हील करती है। हम सोते हैं तो हमारा पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करता है, जिसके कारण हम नींद में जाते हैं। साथ ही में हमारा पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड सेरोटोनिन भी रिलीज करता है, जो कि एक पीस का केमिकल, हमें पीस, आनंद देता है। तो जब रात भर मेलाटोनिन सेरोटोनिन ने काम किया तो एक किस्म से आप फ्रेश हैं। तो सुबह जब आपकी चेतना बिल्कुल फ्रेश है, ताजी है, आपके पूरे प्राण एकदम से आपके कंट्रोल में है, गवर्नेंस, दिन में जितनी घटनाएं होती जाएंगी उतना ज्यादा दिमाग उनमें उलझता, शाम को कहां जाना है, किसको फोन, क्या, अच्छा 12 बज गए, खाना कब, ये सुबह कुछ भी विचार नहीं है। अभी तो आप बिल्कुल ब्लैंक हैं। उस समय पर जब आप नाड़ियों का शुद्धिकरण करें, नाड़ी शोधन करें, प्राणायाम करें, उसके इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, लंबे होते हैं। बहुत सुंदर सर। इसी में एक कंसेक्यूटिव है सर, कितनी देर तक करना चाहिए, कितनी देर, मतलब एक जैसे मैं नाड़ी शोधन करूं तो हो सकता है मैं एक बार में पता नहीं कितने काउंट तक सांस लूंगा और कितने में छोड़ूंगा, उसका भी कुछ है तो मतलब मैं अक्सर अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलता हूं कि कभी भी आप नाड़ी शोधन या कोई भी प्राणायाम शुरू करें तो 3 मिनट से, ओनली 3 मिनट्स आपको शुरू करना है और धीरे धीरे फिर आप उसको 4, 5, 6, 7, 8 मिनट तक भी लेकर के जा सकते हैं। अगर आप नाड़ी शोधन सिर्फ अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आप 10 मिनट भी अनुलोम विलोम करेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप 10 मिनट कपालभाति कर लेंगे तो उसका नुकसान है। कपालभाति का नुकसान है अगर नहीं, ये गलत, ज्यादा लंबे समय तक करें तो गलत लोग समझ जाएंगे। मैं इसको क्लियर कर दूं, कपालभाति करने के बाद यदि अनुलोम विलोम नहीं किया तो कपालभाति का नुकसान है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। कपालभाति सूर्य नाड़ी का प्राणायाम है, ओके। अनुलोम विलोम चंद्र नाड़ी का प्राणायाम है। कपालभाति गर्मी बढ़ाता है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, सर किसी ने बताया था कपालभाति करो, मैं तो पौना घंटा कपालभाति कर रहा हूं सर, पर बीपी ठीक ही नहीं हो रहा। मैं कहा आप और सूर्य तत्व को बढ़ा रहे हो, आप कह रहे हो बीपी ठीक नहीं हो रहा। कपालभाति ज्यादा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप 20 मिनट कपालभाति करते हो तो आपको उतनी ही देर अनुलोम विलोम भी करना है, ताकि सूर्य नाड़ी जो आपने इतनी एक्टिवेट कर ली, अब चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करके उसको बैलेंस किया जाए। नहीं तो वो गर्मी बढ़ाएगा, बीपी बढ़ाएगा, बुखार बढ़ाएगा, गुस्सा। जो कपालभाति, सिर्फ कपालभाति आधा लगे रहता है, आप देखोगे उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। उनको तो लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं, पेट कम कर रहा हूं, ये नहीं, वो सूर्य तत्व इतना बढ़ा दिया है कि वो गुस्सा, वो एजिटेशन, वो गर्मी, वो बीपी, वो बुखार, वो शरीर में निकल के आते हैं। तो कपालभाति ज्यादा करना बुरा नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कपालभाति ही ज्यादा कर रहे हैं वो बुरा है। उसको बैलेंस कीजिए चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करके। अगर आपके पास आधा घंटा है, 10 मिनट वो करो, 10 मिनट वो करो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में कपालभाति कर लूं, वो बुरा। लेकिन अगर आप 20 ही मिनट चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करते हैं तो ये बुरा नहीं है। सिर्फ उस व्यक्ति के लिए बुरा है जिसका बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है, क्योंकि इतनी देर ठंडक एक्टिवेट करने से वो और लो कर लेगा। तो इसीलिए कभी भी प्राणायाम जब किसी को करने की सलाह दी जाती है तो यही दी जाती है कि सबसे पहले आप कपालभाति कीजिए, उसके बाद आप नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम कीजिए, उसके बाद जो है आप भ्रामरी कीजिए, उसके बाद जो है आप उज्जयी, जिसमें उद्गीत या उज्जयी प्राणायाम जो हम करते हैं वो कीजिए, और उसके बाद अंत में आप कुंभक लगाइए, अपनी सांसों को अंत या बाह्य कुंभक लगाकर रोकिए। ये पूरा एक चक्र कंप्लीट हो गया। तो अगर आपके पास आधा घंटा है तो आपने 5-5 मिनट, 7-7 मिनट सबको दे दिए। अगर आपके पास 20-20 मिनट है, 20 मिनट है, तो आपने 3-3 मिनट, 4-4 मिनट सबको दे दिए। तो ऐसा डिवाइड करके उस समय के हिसाब से सब चीजें करनी बहुत अच्छी है। और अगर किसी के पास बिल्कुल समय ना हो लास्ट में कंप्लीट करते हुए, तो अनुलोम विलोम जो है वो आप 10 मिनट जरूर कीजिए। अनुलोम विलोम को हम दोपहर या रात को भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं सर। शर्त ये है कि एक तो हमारा जो पेट है ये खाली होना चाहिए, क्योंकि जब हम गहरी सांस लेते हैं चंद्र तत्व सूर्य तत्व को बैलेंस करने के लिए, तो हमारे पास हमारी जठराग्नि उस समय प्रज्वलित ना हो। जठराग्नि का मतलब है कि हम अपने खाने को उस समय डाइजेशन के फेज में ना हो, क्योंकि हमारी बॉडी के जितने 5 सिस्टम है ना, चाहे वो मैस्कुलोस्केलेटन सिस्टम हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, ये सब सिस्टम बॉडी सेकेंडरी लेवल पर मानती है। सबसे पहले वो मानती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को। जब उसके पास खाना आता है ना, वो सब काम छोड़ देती है सारा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कहती है भैया पहला काम है डाइजेशन, आपका खाना पचाना, क्योंकि इससे मैं सर्वाइव करना चाहती है बॉडी सबसे पहले। और वो कहती है सर्वाइव कैसे करूंगी, जब खाना पचेगा इससे एनर्जी बनेगी, ये एनर्जी मुझे मिलेगी तो मैं जीवित रह पाऊंगी। वो सारे काम, वो आपका कार्डियो सब छोड़ देती है। वो कहती है सिर्फ खाने का
डाइजेशन। तो जब आपने खाना खाया हुआ है उस समय जब आप नाड़ी शोधन करते हैं तो आपकी पूरी प्राण शक्ति आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अवेलेबल है, वो आपके उस मेरिडियंस को उतना स्पंदित नहीं कर पाती, सिर्फ इतना। मुझे ना सर आपकी बात से एक बात बहुत क्लियर हो गई कि जितने भी लोग सीधा जाके यूट्यूब पे कुछ जाके सीखते हैं और बिना ये चेक किए कि किससे सीखना चाहिए, उसी का नुकसान है कि किसी को बीपी हो रहा है, किसी को बीपी लो हो रहा है, हाई हो रहा है, डायबिटीज। क्योंकि इसलिए बोला जाता है कि पहले गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अब वो गुरु अलग अलग चीज़ों के हो सकते हैं। आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट रखते हो, आप डॉक्टर के पास एक्सपर्ट के पास जाते हो, लेकिन जब आपको योग करना है तो आप कुछ भी रैंडम लगा लेते हो, तो आप तभी अपने शरीर का नुकसान करते हो। मैं टोटली एग्री करता हूँ इस बात से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्राणायाम से आपकी लाइफ टर्न अराउंड हो जाती है, और अगर आपने गलत कर लिया तो गलत कर और फिर आप बोलेंगे कि ये इससे फर्क नहीं पड़ता, और फिर आप उसे कंडेम करेंगे, जबकि प्राणायाम में गलती नहीं थी, उसको करने का जो तरीका या जिसने बताया वो शायद सही नहीं था, जिसको हमने गलत अपना लिया। और हम गलती दूसरे की ठहराते हैं कि दूसरे ने गलत, हमने उसको सही से जाना नहीं, तो हर चीज को हमने ना जनरलाइज कर दिया, जबकि वो सब्जेक्टिव थी। आपके हिसाब से कुछ और है, मेरे हिसाब से कुछ और है। तो अगर उस प्रक्रिया को समझ लिया जाए तो मुझे लगता है सब चीजें बड़ी आसान हो सकती हैं। मतलब ये ऐसा है कि जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, उसका पूरा मैनुअल है, उसको अगर आपने 50 की स्पीड पहले गियर पर चला दी तो गाड़ी तो गर्म होगी अगर आपको मैनुअल नहीं पता तो। बिल्कुल सही, टोटली एग्री सर। सर जब हम बात कर रहे हैं, आपने एक ना वर्ड यूज किया है उज्जयी। मैं चाहूंगा सर आप ऑडियंस को बताएं उज्जयी क्या है, उससे क्या बेनिफिट्स हैं इसके, और कैसे करते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उज्जयी से भी पहले, क्योंकि अगर हम उज्जयी की बात करेंगे और उद्गीत की नहीं करेंगे तो उज्जयी अपने आप में अधूरा रह जाएगा। ये मेरे लिए नया वर्ड है उद्गीत। उज्जयी तो मुझे पता है, लेकिन उद्गीत नहीं पता। अच्छा, उज्जयी आपने किया प्राणायाम कैसे? हाँ, मुझे जैसे आपको यहाँ से साउंड जो एयर लेनी है आपने, जो मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फील होना चाहिए गले के अंदर, तो आपको पूरी चेस्ट से फील होते हुए आपका पूरा डायाफ्रैग्मेटिक सिस्टम पूरा उससे रिलैक्स होता है। जो उद्गीत प्राणायाम है, बेसिकली उद्गीत में हम एक ध्वनि का प्रयोग करते हैं, और वो ध्वनि जिसको हमने एक शब्द बोला, बेसिकली उसको हमने बोला है ओम। ओम, ओके, ओम उद्गीत है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने इसको एक शब्द समझा ओम, जबकि ये 3 अलग अलग स्वरों से मिलकर के बना हुआ एक घटक है, अ, उ और म। ये अपने आप में एक शब्द नहीं है, ओम नहीं है, ये स्वर हैं 3। स्वर का मतलब इसमें आवाजें हैं 3। तो जब भी हम ये प्राणायाम करते हैं तो मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, क्योंकि वो जैसे आपने बोला ना गलती कर देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ओम का उच्चारण एक अलग उच्चारण है। प्राणायाम में उद्गीत में जब आप ओम की ध्वनि को निकालते हैं तो वो ओम नहीं है, वो 3 ध्वनियां हैं, अ, उ और म। तो आपको जैसा वो आजकल वो फोटो खिंचवाते हुए पाउट नहीं बनाते, तो आपको सबसे पहले अपना मुंह पूरा खुला रख के आ की साउंड करनी है, एक ही साउंड। ये 3 ध्वनियां हैं, अ, उ और म। आ की साउंड करनी है, और जैसे जैसे आप अपना पाउट बना करके मुंह बंद करते जाएंगे, आप यहां पर 3 ध्वनियां पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, जैसे तो ये 3 ध्वनियां आई, अ, उ और आखिर में म। इसी से मिलकर के बना ओम। और हमारे शास्त्रों में यहां तक भी कहा गया कि जो ये 3 ध्वनियां हैं, यही ब्रह्मांड का उद्गम है। मतलब जो यूनिवर्स की जो साउंड है वो ओम जैसी ही साउंड है, जहां पर यही ध्वनियां हैं। हाँ, अभी नासा ने भी इसको नहीं, वो नासा वाला जो वो है वो गलत, वो उसमें कोई साइंटिफिक वो नहीं है अभी, वो व्हाट्सएप पे वैसे सर्कुलेट हो गया ज्यादा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। लेकिन ये है चीज बड़ी, लेकिन अभी इसको उतना वैलिडेशन या उतना प्रूफ मिला नहीं है। लेकिन जो वो हमारे पुराने लोग थे जो अपने अंदर उतरना जानते थे, जो ये जानते थे कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो अपने आप को यही ब्रह्मांड जो अपने अंदर उतरते थे, वो ये जान पाते थे कि अंदर भी यही ध्वनि चल रही है लगातार, बाहर भी यही ध्वनि चल रही है, हर तरफ यही ध्वनि चल रही है। जो अपने अंदर ध्यान के उन चरणों में बहुत गहरे समाधि के स्थलों पर गए, उन्होंने जाना कि जीवन का उद्गम यही उद्गीत से है, और ब्रह्मांड का उद्गम भी यही उद्गीत से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस प्राणायाम को करने से पहले भी आप उद्गीत प्राणायाम करें। उद्गीत यानी कि पहले हम ओम का चैंट इस तरह से, जैसे अ, उ और म से हम ओम का चैंटिंग करें। करना चाहिए सर? हर प्राणायाम जो मैंने 5 चीजें बताई, सबसे पहले आपको आप सब कपालभाति करेंगे, उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे, उसके बाद आप उज्जयी या उद्गीत दोनों में से कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं, और आखिर में हमें लगाना होता है कुंभक। कुंभक क्या है? हमारी सांसों को रोकने का नाम, हमने एक बंध लगा लिया, ठीक है, सांसों को रोक करके। ये जो बंध है ये कुंभक है। अब ये अंतः कुंभक भी होता है और बाहरी कुंभक भी होता है। हमने सांस अंदर ली, अंदर होल्ड कर ली,
ये अंतः कुंभक है। हमने सांस बाहर छोड़ी, होल्ड कर ली, ये बाहरी कुंभक है। तो जो सांस है बेसिकली ये प्राण है, ईथर है। ये ओम का जो लगातार यूनिवर्स में उच्चारण हो रहा है उसकी ध्वनियों का ग्रहण करना है। जब आपने उस प्राण को ग्रहण किया और अपने रूट में स्थापित करके आपने उसको होल्ड किया, तो जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले स्वर विज्ञान की बात कर रहे थे, तो इसमें स्वर विज्ञान में इसको स्वर संकल्प बोला जाता है। स्वर संकल्प, कई तरह के संकल्प आप लेते हैं, जो आज आप टर्म सुनते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, ये बेसिकली ये वही स्वर संकल्प से आया हुआ टर्म है कि हम कुछ चीजों को अपने मन में धारण करके, उसकी धारणा बना के उसका संकल्प करते हैं। कब? जब हमने प्राणों को होल्ड किया हुआ हो, तो वो सीधा हम उस प्राणों को होल्ड करके यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं और हम अपने इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड से भी कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उस समय हमारे सबकॉन्शियस का द्वार खुला होता है। कोई सुनने वाला सुने और सोचे कि सबकॉन्शियस का द्वार कैसे खुला होता है, तो सबकॉन्शियस में हम तब पेनिट्रेट कर पाते हैं जब लॉजिकल माइंड नहीं होता, एग्रीड, या ये सोया हुआ होता है। तो जब हमने अपने प्राणों को होल्ड किया, आप कोशिश कीजिए कि अपनी पूरी सांस को बाहर फेंक दें या अपनी पूरी सांस को अंदर रोक के रखें। 30-40 सेकंड, 50 सेकंड के बाद आपका रोम रोम प्राण प्राण यही चिल्लाएगा, भाई सांस छोड़ दे या सांस ले ले। ये होता है क्योंकि सर्वाइवल, अब जीवन भी तो है, मरना थोड़ा है। वो सारी की सारी चेतना जो है जीवन में, क्या आपको ये ध्यान नहीं आएगा सब्जी लानी, 2 बज गए, 3 में कहां उठे, चले, फोन बजाना? आपको एक ही ध्यान आएगा कि भैया सांस ले लो। पूरी चेतना एक केंद्र पर रुकी हुई है, और जैसे ही आपने वो एकदम से, वो जो द्वार है चेतना के शिफ्ट होने का, कि आपने एकदम से वो सांस लेने की प्रक्रिया में आप गए, तो आपके पास कोई विचार नहीं है, एक ही विचार था जिसकी पूर्ति। वाह, अब आपका कॉन्शियस नहीं है, रोटी खा लो, खाना खा लो। अब उसके पास जो एक दुनिया की सबसे बड़ी नीड थी कि सांस ले लो, वो भी नहीं है। तो अब क्या बचा? कॉन्शियस तो है नहीं। तो अब आप जो भी उस समय संकल्प करते हैं, वो संकल्प आपके सब कॉन्शियस में सीधा इंप्रिंट होता है। और हमारे तो कई पार्टिसिपेंट्स ऐसे हमारे पास आते हैं जिनकी स्वर संकल्प, जिन्होंने सिर्फ मतलब 10-10 दिन भी उन्होंने स्वर संकल्प की प्रैक्टिस सही विधि से, मतलब अगर मैं यहां पर भी बताऊंगा तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो वो गलत हो जाएगा। सही विधि से उसको प्रैक्टिस किया, उन्होंने 10 दिन के अंदर भी अपने जीवन में चमत्कार देखे हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, फाइनेंशियल हेल्थ में, सोशल हेल्थ में, हर एक एस्पेक्ट से। तो इतनी बढ़िया पावरफुल चीज है ये। वैसे तो मेरे अगला क्वेश्चन भी यही था, लेकिन सर अभी तो मैं इसी के आसपास ही घूमूंगा। क्योंकि जब आपने बात करी कुंभक की, तो यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरह से हम इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसके पीछे का विज्ञान, यानी कि स्वर विज्ञान से अगर उसको कनेक्ट कर दें तो आप बहुत फास्ट सक्सेस अचीव कर सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। स्वर विज्ञान भी एक पहलू है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादातर लोगों ने यही समझा है कि मुझे अपने जीवन में कुछ भी पाना है, कुछ मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए मुझे कुछ प्रोसेसेस करने हैं। आप देखो इसी टर्म में कितना बड़ा डिसरप्शन है कि मैं कुछ पाना चाहता हूं, उसके लिए मैं इस यूनिवर्स में डेंट लगाना चाहता हूं। मतलब मुझे प्रोसेसेस बदलने हैं क्योंकि मुझे कुछ पाना है। तो आप यहां ध्यान से देखो कि मैं यूनिवर्स से ऊपर जाकर के अपने उस प्रोसेस को चेंज करना चाह रहा हूं। जो मुझे मिल रहा है वो नहीं चाहिए, जो मैं पाना चाह रहा हूं वो कुछ और चीज है। तो मेरे को प्रोसेस बड़े बदलने, अगर मैं इतनी सी भी एक सुई की नोक भी बदलना चाहता हूं ना, तो इसका मतलब मैं पूरे ब्रह्मांड में बड़ा कुछ चेंज करने की चेष्टा रख रहा हूं, जो कि मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में जानते हैं क्या है? मेरे बस में मेरे खुद का अंतर मन बदलना है। इसलिए मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। आप क्या हो ये आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे। आप चाहते हो कि मैं जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमा लूं, लेकिन वो यहां नहीं है, होने वाला नहीं है भैया। लेकिन अगर यहां शुक्र है, यहां मानसिकता बड़ी प्योर है, यहां हैप्पीनेस है, वो मनी इज एन इमोशन, मनी इज एनर्जी। पैसा भी एक एनर्जी है, वो कोई अलग तत्व नहीं है। हमने उसके ऊपर गांधी जी की फोटो छापी, किसी और ने और छापी, लेकिन वो है बेसिकली एक एनर्जी। तो अगर यहां पर वो एनर्जी का प्रभाव बने ना, इसलिए मैं बोलता हूं यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। यहां से हो जाओ, कहीं डेंट नहीं लगाना पड़ेगा, कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। हम जितने तरीके ढूंढ रहे हैं, ये कर लें, वो ये कर, अरे भैया सबसे सिंपल है, वो करने की जगह वो हो जाओ। बाहर करना उतना ही नकली है जितने वो आज 1000 के नोट हैं जो बंद हो गए हैं। अरे सर, मुझे लगता है कि ये तो ना एंडलेस, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसको बहुत लंबा लेके जाना पड़ेगा। फिर भी मैं सर ये जानना चाहूँगा, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक में, फिर हम एक नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे चलेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है अंतः कुंभक
हल में लगाना चाहिए या बाह्य कुंभक लगाना चाहिए? इसका बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अंत्य और बाहरी कुंभक में सिर्फ हमने नाड़ी शोधन किया ना, नाड़ी शोधन में हमने दोनों अपनी नॉस्ट्रल्स को एक्टिवेट किया, हमने सूर्य तत्व को भी एक्टिवेट किया और हमने चंद्र तत्व को भी एक्टिवेट किया। जब कुंभक हम बाहरी कुंभक लगाते हैं तो बाहरी कुंभक में एक प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं रेचन। रेचन का मतलब है कैथारसिस, मतलब अपने अंदर से चीजों का बाहर निकलना। और जब हम अंत्य कुंभक लगाते हैं तो इसका मतलब है चीजों का ग्रहण। इसलिए मैंने यहां पर एक लाइन बोल दी थी कि अगर कोई भी इसको गलत तरीके से, इसीलिए मैं इसको लंबे एक्सप्लेनेशन के साथ सिखाता हूं। जब आप किसी चीज को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आपने सवाल पूछा इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तो जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो हम अंतः कुंभक लगाकर उसकी धारणा करते हैं कि प्राण मेरे अंदर, मेरे रोम रोम में, मेरे सेल सेल में, मेरे हर एक मेरिडियन में प्रवाहित कर रहे हैं। अब मैं जो धारणा उसकी करूंगा जो मुझे पाना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे मुझे जीवन में छुटकारा चाहिए है। गिल्ट हो गया, मैं नहीं चाहता, हाँ, okay. उन चीजों को ऐसा मनन करना है कि ये चीजें मेरे जीवन से निकल रही हैं और हमको वो निकालते हुए बाहरी कुंभक लगाना है। सांसों को हमने पूरा फेंका हुआ है, प्राणवायु हमारे अंदर कम से कम है, मतलब इतनी सांस फेंक देनी है कि जब आपको लगता है कि आखिरी कतरा कार्बन डाइऑक्साइड का बचा हुआ है वो भी फेंको, वो भी निकालो। जब लगता है कि अंदर कुछ बचा ही नहीं तो भी निकालो। जब लगता है कि अब तो बस अब भगवान का ही नाम है इसके बाद, तो वो भी निकालो। इतना खाली कर दो कि खाली करने के बाद सांसें सिर्फ कहें भाई जाने वाला है तू। और वो जब वहां से वो मूवमेंट आए, जब वो सबकॉन्शियस माइंड का द्वार खुला हो, उस समय पर आप अपने जीवन से वो सब चीजों को देखिए कि उनको निकाल करके आप जीवन में क्या क्या पा चुके हैं। तो अंत्य और बाहरी कुंभक में अगर संकल्प करना हो तो उसमें ये दो अलग अलग चरणों में हम ये संकल्प की प्रारब्धि इसकी शुरुआत करते हैं। पहले जीवन से हम वो निकालते हैं, उसके बाद हम उसको अच्छे इम्प्रिंट्स उसके दिमाग में डालते हैं। क्योंकि हम जीवन से कभी भी ऐसा सोचते हैं कि हम मेमोरीज को डिलीट कर देंगे, वो डिलीट नहीं होती, उनका प्रारूप बदलता है। वही करेला जो बचपन में बड़ा बेकार लगता था, जब ये चेतना आ जाए कि यही हेल्थ देता है, अगर किसी को डायबिटीज हो तो पता लगे यही मेरे इंसुलिन लेवल्स को बढ़िया करेगा, ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करेगा, तो वही अमृत लगने लगता है। करेला तो वही है। बिल्कुल सही है सर, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया अब उसको देखने का। अब यही हमारे साथ हम अपने लोगों के साथ करते हैं कि हम जो चीजों को गलत समझ रहे थे, हमने उनका पर्सपेक्टिव बदला, पहले उनको बाहर निकाला, फिर देखा उनसे जीवन में लर्निंग्स क्या मिली, क्या क्या अच्छा हुआ। तो एक पूरा प्रोसेस 15 मिनट का हम उस कुंभक के साथ अपने पूरे शरीर, मन और बुद्धि को देते हैं। मुझे वो लाइन याद आ रही है, नजर बदलेगी तो नजारे बदलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि सर जब हम काउंसलिंग में बैठते हैं ना, हम देखते हैं व्यक्ति के पास ना बहुत पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल होने के बावजूद इतने सारे गिल्ट्स लेके बैठा हुआ है। जो आपने बहुत एक अच्छा प्रोसेस बताया। ऑब्वियसली ऑडियंस से रिक्वेस्ट ये कि बिना सीखे मत करना, फिर बाद में कहोगे परेशानी हो रही है। क्योंकि गुरु के बिना अगर आप करोगे तो वो आधा ज्ञान नुकसानदायक है, हाफ कुक फूड इज अ पॉइजन। तो गिल्ट से बाहर आना बहुत जरूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग है सर। सर हम नेक्स्ट फेज पे चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हेल्थ है, हेल्थ के बाद रिलेशनशिप है, और फिर पैसा तो है ही सर। पैसे के बिना, आजकल मैं अभी दीपक वादा जी के साथ था कि अगर आपको अच्छी हेल्थ भी चाहिए ना तो पैसा चाहिए पहले। तो मैं भी टोटली इस बात को एग्री करता हूँ। क्या हम स्वर विज्ञान को, अपनी हेल्थ को तो आपने बताया कि आपने बहुत अच्छा प्रोसेस बताया, क्या हम अपने रिलेशनशिप को भी ठीक कर सकते हैं स्वर विज्ञान से? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और आप ये देखिए कि हमारे जीवन में जो बाहर जितने भी अलग अलग आयाम है ना, इनको हमने अलग अलग नाम दिया है। ये रिलेशनशिप्स हैं, ये फाइनेंस है, ये सोशल लाइफ है, ये, लेकिन अंतर मन में सब चीजें गवर्न उस एनर्जी और उस प्राण से ही हो रही हैं। तो अगर हमारे प्राण पार्शियलिटी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बड़ी कोई गलत चीज हो गई। हमारे प्राण पार्शियलिटी नहीं कर रहे, वो आपके जीवन की हर चीज को सुचारू रूप से चला रहे हैं। क्योंकि आपने उस ईथर तत्व को, प्राण तत्व को जब सही से प्रवाहित करा अपनी पूरी बॉडी में, तो वो आपके लाइफ के हर एरिया में रिफ्लेक्ट होगा। हमारे एक मित्र हैं, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, द वे यू डू वन थिंग द वे यू डू ऑल। एग्रीड, 100% बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर, है ना? हाँ। तो अगर आप एक जगह पर आपने वो एजिलिटी डेवलप कर ली, मान लो एक स्कूल में छोटा बच्चा है, उसको कोई बच्चा तंग करता है, परेशान करता है, उसको मान लो 10 बच्चे परेशान करते हैं, तो अगर उसने एक के सामने भी साहस दिखाया ना, तो 10 के सामने दिखाया, तो वो 10 के सामने दिखा सकता है। क्योंकि अब वो 10 का सवाल नहीं है, सवाल है उसके अपने अंदर वो पावर बिल्डअप होने का। तो जो हमें रिलेशनशिप्स, जो हमें फाइनेंस, लाइफ के अलग अलग एरियाज लगते हैं, ये सब हमारे माइंड का नतीजा है।
मेरे माइंड में कितना सुकून है उस हिसाब से मैंने पार्टनर अट्रैक्ट किया है। मेरे माइंड में कितनी प्रसन्नता और शांति है उस हिसाब से मैंने धन को अट्रैक्ट किया है। मेरे माइंड में कितना तेज और कितनी मतलब ऊर्जा है उस हिसाब से मैंने अपने काम की प्रकृति को डिसाइड किया है। तो ये सब कहां से निकल कर आ रहे हैं? आपके प्राणों से। और प्राणों को स्पंदित करने का तरीका है स्वर विज्ञान को समझना, नाड़ी शोधन करना, स्वर विज्ञान के हिसाब से अपनी कुछ दिनचर्या के कार्य करना। मतलब मैं ये नहीं बोलता हूं कि 50-60 चीजें सारा दिन में स्वर विज्ञान ही चेक करते रहो, पॉसिबल नहीं है। सुनने में अच्छा लगेगा, मतलब पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा, 6 घंटे भी बोलते रहो, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक भी व्यक्ति उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं करेगा। तो अक्सर मैं सिर्फ अपने पार्टिसिपेंट्स को या जो लोग सुनते हैं उनको मैं 3-4 चीजें बताता हूं कि अगर आपने ये सुधार लिया, ये इंप्लीमेंट कर लिया, तो समझो आपने 90% काम कर लिया। सर आपकी बातों से ना ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में जो भाग्य की बात करते हैं कि मेरा भाग्य है या मेरा कर्म है, तो एक्चुअली हम अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। मुझे आपकी बातों से ऐसा एहसास हो रहा है कि अगर मैं अपनी अंदर इंटरनल चीजों को अगर सही कर लूं, यानी अपनी मैग्नेटिक पावर को ठीक कर लूं, तो इस हिसाब से तो मैं अपना भाग्य चेंज कर लूंगा। देखिए आपकी बात बहुत सही है, लेकिन यहां पर मैंने जो सबसे पहली बात बोली थी मैं उससे रिलेट करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि भाग्य लिखा किसने? हमारे कर्मों ने लिखा। हाँ, तो यानी मैंने ही तो लिखा है। हाँ। तो यानी मैं ही तो चेंज करता आ रहा हूं। तभी तभी अगर मैंने लिखा है तो यानी वो चेंज ही तो हुआ है कहीं ना कहीं। मेरे ही कर्म थे, और अगर मैंने अपने यहां पर अपने कर्म का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं है, कर्म का मतलब मेंटल एक्शन भी है। कर्म का मतलब आपकी एनर्जी भी जो एक्शन ले रही है वो भी कर्म है। मैंने आपके साथ गलत किया, आपको मारा पीटा, कुछ भी गलत किया, ये गलत कर्म था। मैंने आपके बारे में गलत सोचा, ये भी गलत कर्म था। मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो किसी का इलाज कर रहा है, वो उसको इलाज करके उसने बचाना की कोशिश की और उसका पेशेंट बच गया, अच्छा कर्म है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो अपने पेशेंट को ऑपरेशन कर रहा था और उसके अंदर ये भावना थी कि ये इसको मरने नहीं देगा, बचा लेगा, पूरी जान लगाएगा, सारे प्रयास करेगा, पेशेंट नहीं बचा। क्या डॉक्टर ने गलत कर्म किया? नहीं, उसने अपने एफर्ट्स मानसिक। तो कर्म क्या था? जो फिजिकली हो रहा था वो कर्म था, या जो यहां से सोचा जा रहा था वो कर्म था? जो यहां से सोचा जा रहा था वो भी उतना ही बड़ा कर्म था जितना फिजिकल कर्म था। तो यानी हमने जो भी, ये तो यथार्थ हमको समझ में आता है कि जो भी हमारे जीवन में आ रहा है ये कोई एक व्यक्ति लिखने नहीं बैठा हुआ, हमारे कर्म ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा आगे चल करके क्या कार्य कर रहे हैं, हमारे उसके हिसाब से हमको कर्मों का फल मिलेगा। उसी को हमने प्रारब्ध बोला। प्रारब्ध किससे मिला? संचित कर्म से, जो कर्म हम कलेक्टिवली इकट्ठे करके मेंटल स्टेट में करे हमने। ओके, तो अगर वो हमने ही लिखे हैं तो फिर ऊपर वाले तो इफ वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, तो वो हम ही लिख रहे हैं। अगर सर ऊपर वाला कोई बैठ करके लिख रहा होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। नागरू जी मेरी बात समझिए, वो तो रजिस्टर पे रजिस्टर भरता। अच्छा आपने क्या किया, आपने पत्ते तोड़, ओहो आपने क्या किया, चींटी मार, ओहो अरे वो रह गया भैया उसको पकड़ो। अरे भाई ये तो कोई, मैं मानता हूं वो डिवाइन सुप्रीम बीइंग है, लेकिन वो आपके लिए एल्गोरिथम है सर, जो सब देख रहा है। YouTube ये नहीं देख रहा कि नागरू जी ने बढ़िया वीडियो बनाया तो इनका चला दो, उन्होंने अच्छा नहीं इनका गिरा दो। नहीं, वो पार्शियलिटी थोड़ा कर रहा है। वो कह रहा है भैया इतने लोग हैं, अगर मैं एक एक का सिस्टम समझने देखने बैठूंगा तो मैं तो काम ही नहीं करूंगा। तो मैंने क्या बनाया? एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में जो फिट होता है, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से, नेपाल, बांग्लादेश, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कहीं से हो, इस एल्गोरिथम में फिट होना चाहिए भैया। लाइक ज्यादा आ रहे, लोग देख रहे हैं, कमेंट ज्यादा आ रहे, लोगों का एंगेजमेंट है, लोग ज्यादा वॉच टाइम दे रहे, इसका मतलब कंटेंट में दम है, कंटेंट में बातें हो रही बड़ी अच्छा, इसका मतलब एडवर्टाइजर एडवर्टीजमेंट लगाएगा। चलो भैया इसको 4 लोगों को और दिखाओ। उसने नहीं किया कि नागरू जी का पर्टिकुलर वीडियो दिखाया जाए क्योंकि ये मेरी पूजा करते हैं, ये सारा दिन यूट्यूब इनको नहीं। पर सर मैं कहता हूं अगर कोई ऐसा भगवान है जो कह रहा है कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो ही मैं तुम्हें, वो भगवान है? सोचो एक बार। वो तो लाला हो गया सर। वो भगवान थोड़ा हुआ, ये तो बिजनेस हुआ ना कि तुम मेरी आके ऐसे करोगे, पूजा करोगे तो मैं तुमको। अरे नहीं सर, वो तो बड़ी प्योर परम आत्मा जिसको हमने बोला, परम सत्ता जिसको हमने बोला, वो हमसे कुछ चाहती नहीं है। उसने सिर्फ हमारे लिए एक फॉर्मूला, एक एल्गोरिथम बनाया है। उस एल्गोरिथम में जो जैसा कर रहा है वो वैसा भर रहा है। इसीलिए साइंस ने इसको बोला द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग। बाइबल में लिखा गया, जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बांटेंगे वही मिलेगा वापस। हर एक फिलोसोफर, चाहे वो एरिस्टोटल हो, सुकरात हो, रेने डेकार्ड हो, हर एक ने इस लॉ को समर्थन दिया है।
हर एक ने। हमारे रिलीजियस ग्रंथ जितने हुए उन्होंने भी यही कहा कि कर्मा का सिद्धांत क्या है, जो बांटोगे वही जीवन में वापस आएगा। तो हम कर्म अपना खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही बदल रहे हैं, और अगर हम यहां से बदलें तो कर्म का फल भी बदला जा सकता है काफी हद तक। अब एक अपने यहाँ पर भी है ना कि बोया पीड़ नीम बबूल का तो आम कहाँ से होए। बहुत सुंदर सर। और ये जो आपने एलोग्रिथम वाली जो आपने स्टोरी दी है ना सर, जो आपने एग्जांपल दिया है वो सच में रियलिस्टिक है। क्यों मेरे को ना बहुत सारे पैटर्न जो आप मुझे बता रहे थे ना, दिमाग में ना सिर्फ 50 केस याद आ रहे थे। जैसे कई बार हम बोलते हैं एक व्यक्ति एक पैटर्न को फॉलो करता है, फिर उसी पैटर्न के व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है वो। जैसे एक बार चोट खा ली, चाहे ब्रेकअप हो गया, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे पार्टनरशिप में, फिर उसी तरह के अट्रैक्ट करता है, क्योंकि खुद का उसका मेंटल स्टेट ऐसा है। फिर दोष किसको देता है? भगवान ने मेरी ऐसी किस्मत लिखी है, या मैं ऐसा हूं। भाई ये तो सारा अपने हाथ में है। अभी पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। आपने इतनी खूबसूरत बात बोल दी है बातों बातों में, और अगर ऑडियंस इससे रिलेट कर पाए ना, अभी रिलेट कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपने एक वीडियो सर्च किया नागरू जी का, अगले दिन नागरू जी ने वीडियो पोस्ट किया, आपको वही दिखने वाला है सबसे पहले। आपने सब्सक्राइब किया है चाहे नहीं किया, वीडियो सबसे पहले दिख जाएगा। एल्गोरिथम ने देखा आप क्या कर रहे हो, वही दिया जाए। You never attract what you want in your life, you only attract who you are. That's what you think and what you are. What you are. बहुत सुंदर। अभी ना सर एक आपने, मुझे नहीं पता आपको कितना समय मिलता है, गुटरगू सेकंड करके एक वेब सीरीज आई है। अच्छा। और मेरा बेटा मैं देख नहीं पाता हूँ। मुझे वो बहुत ही ना सॉफ्ट सी एक है, उसके अंदर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है। लड़का एक रिलेशनशिप में है, उसको अहमदाबाद में एडमिशन लेना है, एडमिशन उसको माँ उसको दिलाने नहीं दे रही। उसने क्या किया, उनके फोन पे ना बोलना शुरू कर दिया, अहमदाबाद कॉलेज, अहमदाबाद कॉलेज, अहमदाबाद बेस्ट प्लेसमेंट, बेस्ट प्लेस। उनकी माँ को वो डेली दिखने लग गए। उनको ये उनका डिसीजन पूरा कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उनके मोबाइल पे हर तरह के नोटिफिकेशन आ रहे हैं अहमदाबाद कॉलेज से रिलेटेड। तो यही तुम्हारी लाइफ है। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो सर? मैं मतलब मुझे लगता है कि शायद स्वर विज्ञान ना मेरी लाइफ का हिस्सा अभी से होने वाला है, और मैं पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लूंगा, चित्रे जी से बात कर लूंगा। थैंक यू सो मच सर। सर आप एक बात बताओ, क्योंकि सर मैं बच्चों के साथ एक हम मिशन चला रहे हैं, उस मिशन का नाम है सफाई, स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया। और मेरा ये मानना है, अगर आपने रूट्स ठीक नहीं किए ना, तो आप जोर लगा लो, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात। तो बच्चों को ठीक करना बहुत जरूरी है। आपको नहीं लगता सर स्कूल के अंदर कुछ हमें सिखाना चाहिए? बिल्कुल सिखाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले हम किसी भी बच्चे को कोई पढ़ाई करवाने से पहले हम सबसे पहले उसकी मेंटल एजिलिटी को बिल्ड करें। अब हम उसको क्या डायरेक्टली अगर हम उसको ये सिखाएं कि तुमको स्ट्रेस से कैसे हैंडल करना है, तो ये बच्चे के लिए सही नहीं है, ये नहीं समझेगा। हमको उसको टफ सिचुएशन देनी है। आपने कभी नहीं, आपने जरूर ऐसा देखा होगा, और आपने देखा होगा कि चाइना में वो बच्चे जो ओलंपिक के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, उन छोटे बच्चों को बहुत कम उम्र में ही उठा के, जिसने स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो स्विमिंग पूल में गिर दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, देखा है सर, बिल्कुल। और आप अगर कभी भी ओलंपिक के मेडल्स देखो, तो आप चाइना को कहां पाएंगे? टॉप पे, हमेशा टॉप पे। मतलब ऐसा मेडल होता है कि उनके 500 मेडल और हमारे 3 मेडल, ऐसा होता है कई बार, बहुत बार होता है। तो इसमें भी इतना हल्ला मचा देते हैं हम। हाँ। कैसे क्या ही कर दिया हमने। तो कहने का मतलब क्या है, वो कई बार मैं मजाक में लोगों को, मतलब मजाक में बोलता हूँ, ऐसा कोई बिल्कुल सीरियसली नहीं बोलता। मैंने कहा भैया आप कह रहे हो कि यहाँ मारा ये और यहाँ दूध दही घी और ये वो, मगर मेडल सारे बर्गर खाने वाले ला रहे हैं, कमाल है। कहने का मतलब मजाक है, ये रियलिटी नहीं है। लेकिन असलियत ये है, क्योंकि उनके खाने पीने से भी ज्यादा उनकी जो मेंटल फूड है, वो टफनेस जो है, वो सबसे बड़ा मेंटल फूड है जी। एक बच्चा जिसको हमने पूरी उम्र कोई टफनेस, उसकी मेंटल एजिलिटी उसकी बिल्ड नहीं की, कोई टफनेस नहीं दी, वो उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचता है, और उसको उस उम्र के एक पड़ाव में छोटा सा ब्रेकअप भी ऐसा लगता है कि सुसाइड कर लूं। एक छोटा सा ब्रेकअप एक ऐसे व्यक्ति से जिससे 10 दिन वो सिर्फ मिला बात हुई है, वो लग रहा है कि यार पता नहीं जीवन, 10th क्लास में मैं फेल हो गया। मुझे लग रहा है, बच्चे न्यूज आती है सर, एक बच्चा 10th में फेल हुआ, प्रेशर नहीं हैंडल कर पाया। मेरे को सर सॉरी बीच में, क्योंकि मैं इसी सेगमेंट में काम कर रहा हूँ, एनसीआरबी का ही डेटा है सर, 2020 में 54 बच्चे, यानी कि 54 स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड एवरी डे। बताओ। एंड ये जो डेटा था 2016 में 28 था। 4 साल कितना भयंकर रूप से ग्रो कर रहा है ये। तो ये क्यों हो रहा है सर? आप ये जो 4 साल 6 साल 10 साल पहले ये क्या चेंजेस थे? ये एक ही चेंज था कि उस समय पर बच्चे के पास टफनेस दी जाती थी, उसके पास कंडीशन थोड़ी वर्स्ट होती थी, घर में लाइट भी नहीं होती थी, हाथ वाला पंखा घुमाना भी पड़ता था, मच्छर से कटवाना भी पड़ता था, मिट्टी में खेलना भी पड़ता था। आज मिट्टी बच्चा टच करता है और माँ बाप कहते हैं डस्ट एलर्जी हो जाएगी।
यानी हम कह रहे हैं हम बदलना तो नस्लों को चाहते हैं, लेकिन उन नस्लों का जो रूट है वहां पर हम इतनी सी भी डिफिकल्टी देना नहीं चाहते। तो मैं कहता हूं कि वो बच्चों में, स्कूल्स में सबसे पहले ये सिखाया जाना चाहिए। सर, पुराने जमाने में बच्चों को गुरुकुल में इसलिए डाला जाता था, बड़े बड़े राजाओं के बच्चे भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे और वो वहीं पर सबसे पहले उनके बाल उड़ा दिए जाते थे। कारण ये कि भैया आईना न ध्यान अपने ऊपर ना जाए सबसे पहले। तो बिल्कुल सही है सर, इस तरह नहीं सोचा था मैंने ये बात, इस तरह करते। ओके, हम सुबह नहाते धोते सबसे पहले क्या मेरा बेटा लगा रहता है 14 साल का, ऐसे बड़ी उसको डांट पड़ती, मैं क्या है बस कर। सही कह रहे हो आप। तो वो बाल क्यों उड़ाए जाते थे कि भैया ये सुबह सुबह ना आईना ना देखे। कपड़े एक ही तरह के दिए जाते थे कि तैयार होने में इसको समय, इसका जो समय है ये इसके ब्यूटिफिकेशन में जाने की जगह ये जल्दी से सिर्फ नहाए, कपड़ा ऐसे ऊपर डाले, रेडिली अवेलेबल, और ये अपने, और फिर उसको जंगल में भेजा जाएगा। उससे सारे के सारे वेद पाठ जो भी हैं उनको करवाए जाएंगे, लेकिन उससे गुरु जो है कार्य भी करवाता था कि अब पांव भी दबाओ, अब जो है लकड़ियां उठा के लाओ। आप कभी भी आर्मी का अगर एग्जाम, आप तो उनके साथ काम करते हैं इतना सर, अगर वहां पर कोई आप 10 जवान भी है ना, वहां पर खाली बैठने का रूल नहीं होता। अगर वो कोई काम नहीं है ना, तो उनका जो भी हेड है, जो भी कमांडेंट है, जो भी, वो पता है क्या ऑर्डर देगा, ये गड्ढा खोदो भाई 10 लोग मिलके। वो 10 लोग गड्ढा खोद लेंगे, बोलेंगे अब, बोलेगा अब इसको भर दो। बिल्कुल सही है, खाली नहीं बैठना। हाँ, ऐसे ही होता है सर, ऐसा आपका शरीर उस टफ स्थिति में बना रहेगा, क्योंकि आज आप खाली बैठे, खून ठंडा हो गया, जब आपको क्या पता 10 मिनट बाद जरूरत पड़ जाए आपकी, और आपके पास वो अंदर से है ही नहीं। तो जीवन में क्या पता सर जरूरत पड़ जाए आगे जाके 10 साल बाद बच्चे को। आप तो हो गए नहीं, 50 साल का बच्चा होगा तो वो कहां से लाएगा टफनेस? वो वही लाएगा जिसको दी गई है। हमने वो छीन लिया कि टफनेस मत दो बच्चे, अरे बच्चा बड़ा, आज हमारे बच्चे बड़े पैम्पर, और ये सबसे बड़ा डिसरप्शन हम अपनी सोसाइटी में क्रिएट कर रहे हैं सर। आने वाली नस्लों को कमजोर कर रहे हैं खुद। मैं कहता हूं थोड़ी सी टफनेस का ये मतलब नहीं है कि, मतलब छोटी मोटी चीजें सर, ये जो जिनको हम टफनेस मान, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी किया है? बस में सफर किया है? हाँ, ट्रेन में गए हो? हाँ, बहुत। क्या ये दिक्कत का काम था? नहीं, ये प्लेजर था कि बस में जाने को मिल रहा है। पहले तो टांगे पे नहीं जाना पड़ रहा, लटक के नहीं जा रहे। ट्रेन का तो जो एक क्रेज था ना, ननिहाल जब जाते थे, नान के जाते थे, और भाई क्या मजा आता था। वो वहां पर वो आ रहा है, वो चने देने वाले आ रहा है, घोड़ा दाल दे रहे हैं, वो ये खा लो, बहुत मजा आते थे सर, बहुत। अब बच्चों के लिए प्राइवेट व्हीकल से, अगर आपके घर की गाड़ी से अलग कुछ ट्रांसपोर्ट, बस में जाना, या कुछ कई फैमिलीज के लिए ऐसा है, उनके लिए ये दिक्कत है। और पेरेंट्स ये भी नहीं देना चाह रहे हैं, बच्चे को हम ही छुड़वा देंगे, हम ही ले लेंगे, ट्यूशन से भी हम पिक। मैं मानता हूं समाज बदल गया, दौर बदल गया, ट्रैफिक बदल गया, सब चीजें बदल गई, लेकिन कहीं छोटी मोटी तो एजिलिटी दे सकते हो। हमारे फादर लोग गमले की गुडाई कर लिया करते थे, हमारे बच्चे, हमें मन करता था, हम अपने बच्चे को नहीं, मिट्टी को नहीं छुओ। छोटी छोटी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को देंगे तो यहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने का एक पैटर्न बनेगा, तब जाके वो किसी बड़ी चुनौती को हैंडल कर पाएगा। नहीं तो छोटे से लाइट का चले जाना भी उसको लगेगा कि यार ये क्या हो गया जी, पापा लाइट चली गई, और हम 6-6 घंटे मच्छर काट रहे हैं और पंखे को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। पहले पंखा आगे पंखी बोलते थे अपने सर। हाँ, वो भी सुंदर लेके आते थे। हाँ, सुंदर, हाँ, भैया लगी हुई, और ये वो पता नहीं क्या क्या। तो वो उसमें आनंद था कि नहीं था? बिल्कुल क्यों था सर? क्योंकि हमें वो दिक्कत नहीं लगती थी, ये पार्ट ऑफ लाइफ था, होता है। आज वो जो छोटी छोटी चीजें थी वो पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, जिस वजह से बहुत छोटी चीज भी बहुत बड़ी लगने लगती है। सर देखो, ये तो मैं मानता हूँ कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा साइड में हो गए, एज अ पेरेंट भी, एज अ टीचर भी, एज अ स्कूल भी। फिर भी अगर मैं पूछूं, हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि अगर कुछ किसी पेरेंट को अपने बच्चे को, जिसका बच्चा 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र में है, क्योंकि हम ये बोलते हैं, न्यूरोसाइंस ये बोलती है 12 साल से पहले आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है आपका, तो उस टाइम पर क्या प्रैक्टिस करवाएं ऐसी, ताकि उनका मेंटल, जिसकी हम एबिलिटी की बात करें, वो मेंटली स्ट्रांग हो जाए? क्या हम करवाना चाहिए, क्या रिकमेंड करें? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। और मैं आपको ये चीज एक बात बताना चाहूंगा कि बाहर की कोई भी प्रैक्टिस तब इंसान के अंदर जन्म लेती है जब उसकी अंदर की स्टेट हार्मनी में हो। मतलब अगर मैं किसी को बोलूं कि भैया तुम्हारा वेट थोड़ा ज्यादा है, तुमको जॉगिंग करनी चाहिए, तो वो जॉगिंग मेरे कहने से नहीं करेगा। सही है। वो तब करेगा जब उसके अंदर से आएगी, उसको खुद से ये चेतना आएगी। और ये चेतना कहां से आती है? जब आपकी पूरी इंटरनल एनर्जीज अलाइंड हैं। और ये इंटरनल एनर्जीज अलाइंड कब होंगी? जब आप उन्हीं प्राणों को एक नया आयाम दे रहे हो। घूम फिर के हम वहीं पहुंच जाते हैं कि क्या आप योग, प्राणायाम, स्वर विज्ञान को अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो आपकी अंतर मन की जो चेतना है वो स्पंदित रहती है और वो बाहर भी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहती है।
वो शुद्धि के भाव में रहती है, वो पूरी अलाइंड रहती है। तो मुझे लगता है बच्चों को जो सबसे बड़ी आदत डालनी चाहिए वो एक्सरसाइज की, योगा की, प्राणायाम की, मेडिटेशन की। आप गुरुकुल में बच्चे को भेजते थे पुराने जमाने में तो उसको सबसे पहले ध्यान करवाया जाता था, श्लोक रटवाए जाते थे, सिखाए जाते थे, पाठ करवाए जाते थे। उसके बाद में जो है उसको जंगल में भेज के उसको लड़ाई झगड़ा या ये जो सब विद्याएं देनी होती थी सब देते थे, लेकिन उससे पहले उसके मन को शांत किया जाता था, ध्यान करवाया जाता। तो मुझे लगता है ये एक एसेंशियल पार्ट है। अपने बच्चे को जरूर बोलो कि 5 मिनट बैठ करके भैया ओम का उच्चारण कर लो। मेरी छोटी सी बेटी है, मैं उसको बोलता हूँ, वो पूरा मजे से ऐसे उसको भी अच्छा लगता है। लेकिन जब तक हम ही नहीं बताएंगे कौन बताने आएगा? कोई बाहर से आएगा नहीं। अब मैं कहूं कि आप उसको गुरुकुल में डाल दो तो ये पॉसिबल नहीं है। आज के पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि हम उसको गुरुकुल में डालें, या हम अपने बच्चे को अपने से दूर भी नहीं करना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि बच्चे को उस बाल्यावस्था में ही अपने से दूर कर दिया जाता था ताकि उसका अटैचमेंट आपसे थोड़ा सा कम हो, अब वो ना फोकस होकर जिस काम के लिए धरती पे आया। ओके, हु एम आई की जो लड़ाई है, हु एम आई की जो जर्नी है वो उस पे आगे बढ़ सके। आज तो पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ही यही। उनके ऊपर मतलब वो ज्यादातर बच्चे को गवर्न करके कंट्रोल करके रखना चाहते हैं बहुत ज्यादा, और वो ये चाहते भी नहीं कि बच्चे को उसका जीवन जीने दिया जाए। बचपन में तो जरूरी है कि जब वो नहीं जानता, लेकिन वो बड़ा भी होता रहता है तो भी उनको लगता है कि जो भी करे हमारे हिसाब से करे, क्योंकि हमारा बच्चा। हमारे का मतलब कि मतलब मेरा तो क्या क्या वो आपने मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बच्चे से इतनी ज्यादा गलत होती हैं कि ये मत करो, वो ऐसे में। तो वो क्यों है? पुराने जमाने में क्यों गुरुकुल भेजा जा रहा था? क्योंकि वो चाहते थे कि ये सबसे पहले खुद को जानने की जर्नी पर आगे बढ़े, सिर्फ हमारे मोह में ना पड़ा। माता पिता की सेवा करना ये हमारा अधिकार है, ये कोई हमको सिखाएगा नहीं। ये इसलिए नहीं होगा कि मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया इसलिए मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं। व्यापार नहीं है, गिव एंड टेक थोड़ा है। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये एक इनहेरिटेड मेरा नेचर ही होना चाहिए। ये एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये कोई जिसके माता पिता ने अच्छा पालन पोषण किया, पेरेंट्स ने बढ़िया बॉर्न एंड ब्रॉट अप सिस्टम अच्छा रहा तो उसको नहीं, ये आपका अधिकार है। लेकिन ये व्यापार के केंद्र में नहीं होना चाहिए। बच्चे को आजाद करो, बच्चा अपने जीवन को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गुरुकुल चला जाए, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीजें गुरुकुल वाली आप घर में दे सकते हो वो तो दो। नहीं आप फिर भी मैं सॉरी प्लीज कंटिन्यू। आप उसको प्राणायाम तो करवाओ, आप उसको 5 मिनट बिठा के सिखाओ तो मेडिटेशन होता क्या है। और वो जीवन के 35-30 साल में जब पहुंचेगा तो वो ढूंढेगा वीडियो कोई ना कोई मेडिटेशन। आप उसको अभी से बताओ ना भैया शांत बैठना है, सबसे पहले तो रिलैक्स बैठो। आज बच्चे घर में 5 मिनट बैठते हैं, बोलते हैं बोर हो गए पापा हम। हाँ ये स्टेट है सर, बहुत ज्यादा स्टेट है ये। हम तो बोर नहीं होते थे जी, हमारे पास तो करने को इतना कुछ होता था। बच्चे का टीवी बंद होता है, बच्चा कहता है मैं बोर हो गया। जानते हैं क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसको बाहर निकाला नहीं। हमने सर अभी एक नया प्रैक्टिकल शुरू किया है, खैर पुराना होगा लेकिन हमने तो हमारे घर में भी किया और अब हम अपने पार्टिसिपेंट्स को भी बताते हैं। अब हमारे घर पे रूल है कि पूरे हफ्ते में एक दिन ऐसा है जिस दिन कोई गैजेट नहीं है, इवन नॉट अ सॉन्ग भी अलाउ नहीं है उसको, ना सुनना, ना देखना, ना टीवी, ना मोबाइल। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब तुम बाहर जाओ, घर रहो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये कंपलसरी है कि इसके बियॉन्ड मतलब ये तो आपको करना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है सर। मैं एक बात जानना चाहूंगा, बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं उस टाइम पे कौन सा स्वर होना चाहिए उनका एक्टिव? अगर मैं आपसे बेसिक पूछूं, जब भी हमें कोई भी माइंड से रिलेटेड काम करना हो तो हमारा चंद्र स्वर एक्टिवेट होना चाहिए। हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव होनी चाहिए। हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल ठंडक देती है, शीतलता देती है, ये कामनेस देती है। और किसी भी तरह का मेमोराइजेशन का काम है, मेमोरी का काम है, पढ़ाई का काम है, तो वो हमारे राइट ब्रेन से है। हमारे राइट ब्रेन से है। तो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होगी तो ये बिल्कुल लेफ्ट नॉस्ट्रल आपके राइट ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालती है और राइट नॉस्ट्रल आपके लेफ्ट ब्रेन के ऊपर इंपैक्ट डालती है। तो लेफ्ट जब ठंडक का ये सोर्स आपके पास जाएगा, आपके राइट ब्रेन में ये सब चीजें जाएंगी, तो आपके बच्चे की पढ़ाई बहुत बढ़िया होगी। और इसका सबसे अच्छा समय होना चाहिए सुबह। ओके, बच्चे को कभी भी रात को मत पढ़ाइए, कभी भी नहीं। लेकिन सिर्फ सबके अपने जैसे बोलते हैं ना कि रात को नींद नहीं आती और रात को पढ़ने में बहुत मजा आता है, फिर उस टाइम पे क्या करें? फिर बहुत बढ़िया है, ये हमने ही एंकर किया है सर। हम अगर इसको चाहें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, ये हमने सीखा है, ये कोई ऐसा नहीं है बच्चा भगवान से ऊपर से लेकर के आ रहा था कि मैं सुबह जागूंगा। ये हमने डाला है। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि मान लीजिए कि हम कोई एक ऐसा वर्ड बोलूं जो आप जिस लैंग्वेज को नहीं जानते, मान लीजिए मैं आपको बोलेंगे दड़े नाड़ दड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है? आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अगर आप ऐसा कुछ लैंग्वेज जानते हैं, आप मुझसे पूछें तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सीखा नहीं है, मेरे पास इसकी कोई मेमोरी नहीं है, कोई टर्मिनोलॉजी मैंने कभी यूज नहीं की, तो मुझे नहीं। ठीक ऐसे ही वो बच्चे ने सीखा नहीं है सर अभी तक। अगर हम सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा। उसने क्या सीखा? उसने वही सीखा जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट था।
हमारे यहाँ एक सरदार जी थे पंजाबी, बहुत शानदार बढ़िया फैमिली एकदम, और वो चाइना चले गए जी, और उनकी शादी हुई वहाँ बढ़िया, उनकी वाइफ भी वहीं चली गई, शादी के बाद यहाँ हुई थी, वहाँ चले गए, बेबी हुआ वहाँ, 6 साल बाद वापस लौटे, उनका छोटा सा बच्चा भी साथ में था, वो मिले, मैं कहा जसकिरण नाम, मैं कहा जसकिरण की हाल चाल, ये वो बच्चा, मैं कहा हाँ पाजी किद्दां, वो भाई साहब वो मैंडरिन बोल रहा, चाइनीज बोल रहा वो। अब ऑब्वियसली वो घर में थोड़ी बहुत पंजाबी सीखी, उसका एक्सेंट भी जो थोड़ी बहुत बोलता था वो भी पी पौ पू वाला था। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे रूट्स में भी कोई चीज है, अगर वो हमारे एनवायरमेंट में ना हो तो वो रूट से भी धीरे धीरे बाहर हो जाने लगती है। तो बच्चे को सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? हमारी। एनवायरमेंट कौन देगा? हम। कंप्लेंट कौन करेगा? हम। तो अगर हम एनवायरमेंट देंगे तो शायद हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। बहुत सुंदर से, बहुत बढ़िया। और सर इसी रिलेटेड अब जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम एडल्ट्स की भी बात करेंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस उस तरह की भी है। 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक, जब हम वेल्थ की बात करते हैं, यानी कि जब मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, चाहे शेयर मार्केट में काम करता हूँ, चाहे मैं ऑफिस में काम करता हूँ, तब मेरा कौन सा स्वर एक्टिव होना चाहिए और तो मुझे क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए उस टाइम पे जब मुझे पूरे दिन काम फोकस होकर काम करना है, मन लगा कर काम करना है, तो उसके लिए सर कुछ टिप्स। देखिए यहाँ पर ना स्वर विज्ञान को बड़े गहरे से जानने की जरूरत है, क्योंकि कुछ चीजें लोगों ने सिर्फ एक दूसरे से सुन कर ही अपना ली और उनको डिसरप्ट कर लिया। दिन भर में, पूरे दिन में मेरा चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिवेट रहना चाहिए। ओके। दिन भर में। उसका कारण यह है क्योंकि दिन भर में मुझे सारे काम गर्मी वाले करने हैं। ठंडक स्वर की एक्टिवेट ज्यादा रहेगी तो यह बैलेंस रहेगा। रात को सोते हुए मेरा सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिवेट रहना चाहिए, क्योंकि रात को मेरी बॉडी का टेम्परेचर, मेरा हार्ट रेट सब बिल्कुल लो, ठंडक की तरफ जाएंगे। बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा डाउन होता है। उस समय पर मेरे शरीर को थोड़ी सी गर्मी चाहिए ज्यादा, तो मेरा रात को ज्यादा सूर्य स्वर एक्टिवेट होना चाहिए। अब जब मैं ये बोलूंगा कि दिन भर में चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिवेट होना चाहिए, तो मुझे तो सारे काम चंद्र स्वर सूर्य मतलब गर्मी वाले करने हैं। तो इसका मतलब यह है कि मैं जब कोई भी एजिटेशन के मोड का काम करना हो, बहुत ज्यादा बॉडी का इस्तेमाल करना हो, एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, किसी से लड़ना भिड़ना है, कोर्ट कचहरी है, जब ये वाला सारा काम है फिजिकल काम, हर एक का काम फिजिकल नहीं है, नहीं, हाँ, ठीक है। हमारा काम मेंटल हो सकता है। जिसको फिजिकल काम करना है उसको सूर्य स्वर को एक्टिवेट करके करना है, जिसको मेंटल काम करना है उसको चंद्र स्वर को एक्टिवेट करके करना है। लेकिन दिन भर में ज्यादा चंद्र स्वर ही एक्टिवेट रहे, क्योंकि दिन भर में जो गर्मी है, सूर्य का प्रकाश है, सब चीजें गर्म प्रवृत्ति की हैं, खाना खा रहे हैं, जठराग्नि जल रही है, बॉडी के अंदर हीट पैदा हो रही है, इसके लिए चंद्र स्वर एक्टिवेट होगा तो वो उसको बैलेंस कर देगा। लेकिन फिजिकल काम करते हुए आप जरूर चेक कर लें कि मेरी, अच्छा बॉडी बिल्डिंग जिम जाना है, हाँ राइट चल रही है, चलो ओके। मतलब मुझे जब आपसे पॉडकास्ट करना है तो मेरा तब चंद्र नाड़ी अगर एक्टिवेट होगी तो मैं बहुत अच्छे सवाल पूछ पाऊंगा या आपसे कनेक्टिविटी, क्योंकि मेरा तो मेमोरी मुझे सपोर्ट कर रहा होगा। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपके दिमाग में शीतलता होगी। कुछ चीजों के जवाब जो हैं वो शीतलता से आते हैं और कुछ चीजों के जवाब जो हैं वो एग्रेशन से आते हैं। किसी ने मेरे साथ, आप बाजार में कहीं जा रहे थे और आपको पता चला कि कोई आपके नियर एंड डियर को कोई छेड़ रहा है, कोई गलत हरकत कर रहा है, उस समय आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उस समय आपको उसको एकदम, तो उस समय आपके पास वो एक अलग मोड है, समझ रहे हैं? उस समय मेरे को ये नहीं सोचना मेरे दिल से क्या आ रहा है, ठंडा। वो डिसीजन जो है वो आपकी गर्मी से आना चाहिए। कुछ डिसीजन गर्मी से आते हैं, कुछ डिसीजन माइंड को। मैं एग्जाम दे रहा हूं बड़ा सही, मेरे को 4 में से 1 सिलेक्ट करना है, तो मेरे को क्या चाहिए? ठंडक, शांति। अच्छा, तो डिसीजन दोनों सेंटर से आते हैं सर। हमारे डिसीजन जो है वो सूर्य स्वर से भी आते हैं और डिसीजन हमारे चंद्र स्वर से भी आते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि कई बार हम सूर्य स्वर में चंद्र स्वर के डिसीजन ले रहे होते हैं और चंद्र स्वर में सूर्य स्वर में। अक्सर लोगों को मजाक में ये बात बोल देता हूं कि भैया जहां हंसना था वहां रो दिए और जहां रोना था वहां तुम हंसने लग जाते हो। जिस डॉक्टर ने बोला तुम बीमार रहोगे उसके ऊपर हंसना था, अरे भैया क्या बात बोल रहा है, सीरियसली नहीं लेना था उसको, वहां तुमने सीरियसली ले लिया। और जहां पर तुमने हंसना था, वहां जहां पर सीरियसली लेना था वहां पर तुम हंस देते हो। तो बहुत सी चीजों में जहां चंद्र की जरूरत है सूर्य को यूज कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ डिसीजन सूर्य स्वर के हैं, कुछ डिसीजन चंद्र स्वर के हैं। सर ये तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। अगर मैं पढ़ते वक्त अगर सही तरह से अपने स्वर को एक्टिवेट कर लूं तो प्रॉब्लम सॉल्व। मेरा जो काम है
उस काम को अगर मैं समझ लूँ उसको कौन कैसे बेटर कर सकता हूँ वो मुझे पता हो, जैसे मुझे आज पता लगा तो मुझे ध्यान रहेगा। तो मैं आपसे बैक ऑफ द स्टेज पूछ लूँगा चंद्र नाड़ी कैसे एक्टिवेट करनी है। अब मान लीजिए मुझे आपसे पॉडकास्ट करना था तो मुझे चंद्र नाड़ी अगर एक्टिवेट करनी है तो कैसे करूँ मैं इसको? देखिए, हमारा सबसे पहले तो हम चेक कैसे करते हैं हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। हम अपने दोनों हाथों को ऐसा ए शेप बनाते हैं, अनुराग का ये बनाइए, ऐसा अपनी सांसों को थ्रो कीजिए। आपको पता लगेगा एक हाथ पर सांस का प्रवाह ज्यादा है, इस पे ज्यादा आ रहा इस पे ज्यादा आ रहा है तो राइट स्वर एक्टिवेटेड है। जो स्वर एक्टिवेटेड है उसके उल्टी साइड की जो ये बगल है हमारी आर्मपिट, आर्मपिट। इस आर्मपिट में अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर रख लेते हैं, आपने ग्लास रख लिया या ये मुट्ठी ऐसे बनाई, ये मुट्ठी रख ली, आपने यहां पर छोटी स्माइली बॉल आती है, क्रिकेट बॉल आती है, वो कॉस्को वाली बॉल आती है, टेनिस बॉल आती है, वो रख ली, वो आपने ऐसे रखा तो 1 मिनट के अंदर आपका ये प्राण का प्रवाह अच्छा राइट से लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है। ये तो आप जानते हैं कि हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल राइट ब्रेन, हाँ जी, राइट हैंड लेफ्ट ब्रेन, यहाँ हमारा स्प्लिन मेरिडियन है। हाँ, बिल्कुल वो प्रेस होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारी वो प्राणवायु स्पंदित होकर दूसरी तरफ से बहने लगती है। ओके। नदी का एक हिस्सा बंद हुआ, दूसरी तरफ से वो पानी तो बह रहा है। नॉस्ट्रल से करने की जरूरत नहीं, इससे भी कर सकते हैं। इससे ही करते हैं ज्यादातर। तो अगर इससे करने में किसी को, हम कहीं बैठे हैं, अब बैठे हैं तो बार बार ऐसे थोड़ा करते रहेंगे कि तो हम क्या करेंगे? तो उस समय हमको सिंपल सा ये है कि हम आराम से सोचते सोचते ऐसे बैठ सकते हैं और हमने अपनी जो नॉस्ट्रल एक्टिवेट करनी है उसको खुला रख लिया। मान लो राइट चल रही है, राइट को बंद किया, लेफ्ट को खुला रखा, तो आप 1 मिनट ऐसा सांस लेंगे तो ये लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट हो जाएगी। आप घर पे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो राइट करवट लेट जाइए, ये आर्मपिट दब गया, ये बंद हो गया आपका मेरिडियन, ये बंद होने से आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये बहुत इजी है, कोई भी। और जब ये वाला दबाना था, ओके ठीक है, हाँ ठीक है। तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट करना चाहते हैं तो राइट में प्रेस करना है, तो वो ऑपोजिट साइड में एक्टिवेट हो जाएगी। वाह, तो ये बहुत इजी है सर। मतलब इसका मतलब कोई भी काम करना है ना, जैसे हमने स्टूडेंट्स की बात करी या हमें अपने काम पे जाना है, ऐसे ही मेरे वैसे हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमारे जो नए पेरेंट्स हैं ना, मैं उनको पेरेंट्स नहीं बोलता, उनको बोलता हूँ एक्सीडेंटल पेरेंट्स। आप सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो और कुछ नहीं, उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि उस माइंडसेट में थे ही नहीं आप जब किसी लाइफ को इनवाइट कर रहे थे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब भी किसी को, नए कपल्स को अपने लाइफ में किसी और को लेके आना है, यानी कि फैमिली प्लानिंग करनी है, तब आप हमें कुछ गाइडेंस दे सकते हैं किस तरह का उनका स्वर एक्टिवेट होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि इस स्वर से भी पहले उनको जो आजकल गर्भ संस्कार चल रहा है ना, जी सर, उस गर्भ संस्कार को जरूर समझना और सीखना चाहिए। तो आपकी जो टर्म है ये 100% सही है, एक्सीडेंटल पेरेंट वाली। ये एक्सीडेंटल पेरेंट से वो वाकई वो पेरेंट बन पाएंगे। अभी ये एक्सीडेंटल पेरेंटिंग ही है। तो वो गर्भ संस्कार का जब प्रॉपर सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं कि क्या क्या चीजें होती थी, क्या मानसिकता होनी चाहिए थी, क्या बकायदा चीजों को हमको फॉलो करना चाहिए था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करता है वो पेरेंटिंग के उस प्रोसेस में। लेकिन जहां तक बात है, जब भी आप ये इंटरकोर्स या किसी ऐसी चीज की अगर बात करते हैं, जब कोई पेरेंट कंसीव करना चाहता है उस समय पर, तो मुझे ऐसे लगता है कि उस समय पर आपको कभी भी अपने श्वास को चेक नहीं करना है। ओके, तब चेक नहीं करना है, तब चेक नहीं करना है। अगर आप उस समय चेक करेंगे ना, क्योंकि जब भी हम किसी चीज की एक्सपेक्टेशन के साथ कोई कार्य करने लगते हैं ना, तो वो वॉइड होता है। ओके, वो नलिफाई हो जाता है, वो जीरो होने लगता है। क्योंकि जब आपने एक्सपेक्टेशन के साथ कार्य किया तो वो कार्य नहीं, व्यापार किया है। आप बिना एक्सपेक्ट, आप वो कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको वो कार्य करना है। आपको वो, जब एक्सपेक्टेशन माइंड में रहती है ना सर, आप किसी चीज की एक्सपेक्टेशन के साथ कोई काम करोगे तो प्रेशर बना रहता है। हाँ, प्रेशर तो होता है, और उस प्रेशर में जो बेस्ट परफॉर्मेंस मतलब वो नहीं हो पाता। आप उस चीज को, तो जो लोग प्रेशर के साथ किसी कार्य को करते हैं ना, वो उसको बड़े अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर भी जब भी कोई इस तरह का, जिसको कंसीव करने में चैलेंज आ रहा हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, उसको कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने से पहले डीप ब्रीदिंग जरूर करनी चाहिए। डीप डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग जरूर करनी चाहिए, जिससे प्राणों का प्रॉपर प्रवाह हो। क्योंकि हमारी जितनी भी नाड़ियां हैं, हमारे जितने भी चक्र हैं, हमारे 7 अलग अलग चक्र हैं, उसमें सबसे जो पहला रूट का चक्र है, वो हमारा चक्र ही इस सारी गतिविधि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्री, ठीक है सर। हमारा रूट चक्र जिससे हमारे सेक्स ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं, जिससे हमारी लस्ट, हमारा सब ये चीजें, हमारे सेक्सुअल सारी एक्टिविटीज कनेक्टेड हैं, उसको स्पंदित करने के लिए हमारे शरीर में देखो 5 वायु हैं: प्राण, उड़ान, समान, अपान और व्यान। प्राण ऊपर, उड़ान यहां, समान नीचे, अपान सबसे नीचे। नाभि के नीचे का एरिया कौन सा है? अपान वायु का केंद्र अपान है। वायु। और जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेंटर हैं, वो किसके राज्य में आते हैं? अपान वायु के राज्य में आते हैं। और अगर हमारी सांस छोटी है
किसी भी ऐसी एक्टिविटी को शुरू करते हुए तो हमारी प्राण वायु तो स्पंदित है, अपान वायु स्पंदित नहीं है। इसलिए डीप ब्रीदिंग अगर कोई व्यक्ति करता है और उसके बाद जब वो एक्टिविटी करता है तो उसका अपान केंद्र एक्टिवेट स्टिमुलेट हो जाता है। और मैं कहता हूं इससे मेरे कई पार्टिसिपेंट्स को तो ऐसा, जो ये बोल रहे थे कि सर 3 साल हो गए 4 साल हो गए, वो आकर के कहते हैं सर ये एक चीज मतलब ये इतनी सिंपल थी। मैंने कहा इतनी सिंपल नहीं थी, ये सिर्फ जानकारी नहीं थी चीजों की, मतलब इससे हम अपने उस एरिया को एक्टिवेट कर लेते हैं। बेसिकली हमारे वो मेरिडियंस एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे एक्यूप्रेशर की हम बात कर रहे थे, तो अगर हम यहां पर प्रेस करते हैं तो हम बकायदा अपने सिर दर्द को या किसी चीज को ठीक कर रहे हैं। हम यहां पर हमारा लीवर या कुछ भी ऐसा पॉइंट हमारे पास हो, तो जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो वही पार्ट एक्टिवेट हो रहा है। हम यहां प्रेस कर रहे हैं फिंगर के यहां पर, तो वही पार्ट एक्टिवेट हो रहा है जो यहां से जुड़ा हुआ है। ठीक जैसे ही हमने अपनी लोअर एनर्जी सेंटर्स को प्रभावित करना शुरू किया, अपान वायु के केंद्र को स्टिमुलेट किया, तो हमारा जो रूट चक्र है वो स्पंदित हुआ। रूट चक्र किस किस के ऊपर काम करता है? आपके जितने फियर्स हैं, जितनी इनसिक्योरिटीज हैं, जितने डर हैं, जितनी चिंताएं हैं, वो सब रूट चक्र से स्पंदित है। आपने ये किया, आप रिलैक्स हो गए। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है सारे का सारा, वो रूट चक्र से कनेक्टेड है। लाइफ की नई उत्पत्ति करनी है, रूट चक्र से सब कनेक्टेड है। तो आपके चक्रास बैलेंस होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आप अच्छा कर पाते हैं किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और आप अपान वायु को ज्यादा स्टिमुलेट करें, ये भी आपको मेंटल रिलैक्सेशन भी देता है और आपके उस प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मुझे ना सर वो एक मजदूर मूवी का एक सीन याद आ गया, राज बब्बर का, अगर आपको सीन याद हो, जब एक मशीन खराब हो जाती है और वहाँ पे सुरेश ओबराय जी होते हैं, वो बोलते हैं भी इंजीनियर को बुलाओ, इंजीनियर आते नहीं। राज बब्बर आते हैं और अचानक एक हथौड़ा मारते हैं और ठीक हो जाए, उसकी फीस मांगते हैं 1 लाख रुपए। क्या किस बात की 1 लाख? एक हथौड़ा, क्या हथौड़ा मारने के तो 10 रुपए ही है, बाकी जो पैसे हैं ना वो इसलिए हैं कहाँ मारना है। तो यानी कि क्या एक्टिविटी आपने करनी है, उसके लिए आपको सही मेंटल स्टेट पता लग जाए या सही स्वर का पता लग जाए, तो आप बहुत जल्दी इसको अचीव कर सकते हैं। बहुत जल्दी कर सकते हैं जी। नागरू जी, हमारे इवेंट्स होते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स कई बार हमारे पास आते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि सर कई बार तो मैं किसी चीज को लेकर के 15-15 सालों से स्टक था और आज पहला ही दिन है और मुझे ये लग रहा था कि 5 दिन के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। आज पहला ही दिन है और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी चीज निकल गई दिमाग से। ये कैसे हो गया? मैंने कहा जी सिर्फ सही चीज को टैप इन करना जरूरी है। आप गलत जगह पे 50 हथौड़े मारते रहो, बात नहीं बनेगी, लेकिन सही जगह पर आपने एक फूंक भी मार दी काम हो जाता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरा वो लोग बोलते हैं सर आपने कर दिया ये मैं कहा जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ बताया है, करने वाले तो आप खुद हो, बस ये सही तरीका बताओ तो हम अच्छे से कर सकते हैं। मैंने मुझे पहले पता नहीं था आपके कोर्सेज के बारे में, तो मैं एक किसी का फीडबैक सुन रहा था, वो इतना सुंदर फीडबैक था, वो इतना इमोशनल और इतना बहुत ही नेचुरल था, दिख रहा था कि आप क्या जादू करते होंगे, मैं यहाँ से महसूस कर सकता हूँ सर। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जादू नहीं करता, लेकिन हाँ मुझे कुछ चीजें मैं अक्सर अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलता हूँ कि मुझे ये पढ़ने से नहीं आई। मैंने बुक्स बहुत पढ़ी, हजारों बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन ये मुझे पढ़ने से नहीं आई। ये मेरे जीवन में जो जो घटनाएं होती गई, जो जो लाइफ में चैलेंजेस आते गए, मैं उनसे जैसे जैसे ओवरकम करता गया तो वो अपने आप में एक बुक बनती गई, अपने आप में एक चीज बनती गई। मुझे लगा कि नहीं यार, शरीर से परे भी तो कुछ है, उसको भी जानना चाहिए। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी, तो मैं इन एंशिएंट हीलिंग साइंसेज में, सब में, सप्त चक्र ध्यान में, योग निद्रा में, ये स्वर विज्ञान में, मैं इन सब चीजों में धीरे धीरे उतरने लगा। फिर जब मैंने खुद पे अप्लाई किया, मुझे लगा तो यार ये कहाँ छुपी हुई चीजें थी। फिर मैंने लोगों के साथ करना शुरू किया, तो कई बार वो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, हमारे कुछ फिजिकल इवेंट भी होते हैं, अभी एक लोनावला में होने वाला है, नो दाई सेल्फ नाम से होता है, तो वहां पे भी कई बार लोग, अभी मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था, वो बोला सर आपसे मिलना हो तो हम लोनावला आ जाएंगे आपसे। मैं कहा मुझसे मिलना हो तो कहीं भी मिल लोगे, खुद से मिलना हो तो आ जाओ। आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा ये अगर अपने अंदर जानना चाहते हो ना कि कौन हो, जीवन में क्या करने आए हो, आपकी एनर्जीज कैसे आपके पूरे जीवन को प्रभावित करनी है, तो आ जाओ। क्योंकि वो चीजें जो मैंने अपने जीवन में उतारी वो मैं आपको भी बता सकता हूं, और जिसको मैंने अपने जीवन में 1-1.5 साल लगा करके सीखा, वो हो सकता है अगर कोई एक सही टीचर, कोई एक सही मेंटर, कोई एक सही ज्ञाता आपको बताए, तो हो सकता है वही चैलेंजेस जो आप 2 साल में खत्म करने वाले हो, या शायद पूरी जिंदगी कई लोगों के खत्म नहीं होते, वो 2 महीने में आप उससे बाहर निकल जाओ। तो गुरुओं का बहुत महत्व होता है, मेरे जीवन में बहुत रहा। वो किताब के माध्यम से गुरु बने, लोगों के माध्यम से गुरु बने, और कई परिस्थितियां, मुझे लगता है सिचुएशंस भी एक अच्छी टीचर होती हैं, कई बार बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो वो जीवन में सीखा, लोगों की जिंदगी में उतारा, और उसका परिणाम है कि आज लोग इतना प्यार देते हैं और इतना मतलब सब मिलता है। तो अगर किसी ने फीडबैक दिया तो उनको बहुत धन्यवाद बोलिएगा, शुक्रिया बोलिएगा।
सर एक क्वेश्चन जो मैं ना जब भी हमारा कोई पॉडकास्ट होता है मैं जरूर पूछता हूँ, जो माइंड पे काम करते हैं उनसे जरूर पूछता हूँ, जो स्पिरिचुअलिज्म पे बात करते हैं उनसे तो मैं बहुत ज़्यादा जरूरी समझता हूँ उनका फीडबैक समझना। आजकल जितनी हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, दो वर्ड्स पे बहुत काम बात हो रही है, जिसको पर्सनली मुझे पता नहीं क्यों उसको लेकर लाइकिंग नहीं है, और मैं देखता हूँ उसको एज ए साइंस कि इसका मेरे डीएनए पे क्या फर्क पड़ने वाला है, और मेरी जो आने वाली जनरेशन है मैं उसको खतरे में डाल रहा हूँ। मुझे आपका पर्सपेक्टिव जानना है। वो सवाल ये है, बहुत फैंसी टर्म यूज हो रही है, बॉडी काउंट। बॉडी काउंट समझते हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। दूसरा होती है थ्रीसम्स, यानी कि आप कितने लोगों के साथ, इसका आपके नजर में, मतलब शास्त्रों में तो मुझे पता है इसको गलत बताया है, आप क्योंकि आप स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं, बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं, लोगों के पेन को आप हील कर रहे हैं, तो आपका क्या इनपुट है इस पे? देखिए, मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा कि हम हमारे जीवन में जो भी चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में आ रही है, उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी एनर्जीज का। और अभी थोड़ी देर पहले किसी से मेरी बात हो रही थी, शायद आपसे ही हो रही थी, कि अगर पुराने जो लोग होते थे ना, या जो लोग सिद्ध कर जाते हैं, जो किसी लेवल को अचीव कर जाते हैं, वो जब कोई बाबा हो गए, कोई बहुत, ये आज वाले बाबा नहीं, ये जेलों में पड़े हैं, ये नहीं, वो जो वाकई जो संत होते थे, जो मुनि ऋषि होते थे, वाकई जिनके चेहरे पर वो तेज होता था, आवा मंडल होता था, आप कभी भी उनसे मिलते हैं ना, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, आज भी होते हैं बहुत से ऐसे लोग, तो वो आपको ना छूते नहीं, वो दूर से ऐसे कर देते हैं। हाँ, वो ना आपके बॉडी में क्या एनर्जी है वो उसको छूना भी नहीं चाहते, क्योंकि पता नहीं क्या चीज ट्रांसमिट हो जाए और वो उस जर्नी में एक बाधा बन जाए। तो देखो, जब हम किसी दूसरे की एनर्जीज को, वो व्यक्ति तो समझ पा रहा है जो उस लेवल पर है, तो जो किसी दूसरे के शरीर को छूना भी नहीं चाह रहा, उसके, कई लोग तो दूसरे के आभा मंडल में भी एंटर, उसके ऑरा में भी एंटर नहीं करते हैं, यानी उसके पास भी नहीं आते हैं। इसीलिए आप देखोगे कुछ संत, कुछ महापुरुष दूसरों से बहुत दूर बैठना चाहते हैं, अपना वो जिसको हम सिंहासन बोलते हैं, बेसिकली वो एक दूर रहने का प्रतीक था कि भैया मैं थोड़ा अलग स्पिरिचुअल जर्नी पर हूं, सांसारिक गतिविधियों में नहीं हूं, तो मैं थोड़ा सा तुमसे दूरी बनाकर रहा। उनके कमरे अलग, उनके स्थान अलग, उनको नीचे सुलाना इवन, तो वो क्यों था? क्योंकि वो एनर्जीज ना कनेक्ट कर लें। और आज ये जो आजकल के जनरेशन में, या जो भी आज ये चल रहा है, ये बेसिकली हो क्या रहा है, किसकी क्या एनर्जीज हैं, और आपने अपनी एनर्जीज को इतना ज्यादा इंटरमिंगल कर लिया, इतना ज्यादा जो है अपनी एनर्जीज को किसी के साथ गतिविधियों में इन्वॉल्व कर लिया, तो आप देखो कि आपके जीवन में उसका क्या प्रवाह होने वाला है। आपने पूरी एनर्जीज को डिसरप्ट कर दिया और अपनी एनर्जीज को इतने ज्यादा गहन अंधकार में डाल दिया है कि वो जीवन में कभी उभर नहीं पाएंगी, और ये सिर्फ बॉडीली प्लेजर बन करके रह जाएगा, जीवन में कभी भी आपको आनंद नहीं दे सकता। तो मुझे लगता है कि एक इंसान, एक व्यक्ति, इसीलिए हमारे यहां पर हमेशा से कहा गया कि एक लाइफ पार्टनर के साथ जब आप पूरा जीवन बिताते हैं तो आपकी एनर्जीज बड़ी प्योर और बड़ी पाइस्ड रहती हैं, आप बहुत अच्छा जीवन जी पाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो एनर्जीज का इंटरफेरेंस है ना, और ये एनर्जीज कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई फैंसी वर्ड है और मैं बोल रहा हूं, इनको आप महसूस कर सकते हैं। हाँ। आप कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाओ, आप वहां से वापस आओ, आपको ऐसे लगेगा यार कुछ ना बुझा सी लगती है सर, ऐसा लग रहा है यार जैसे, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने आपके इमोशंस वहां जाकर रहे, नहीं, वहां पर कुछ एनर्जीज भी लो थी, लोग थोड़ा पेन में थे, परेशानी में थे, आप उस सब एनर्जीज के, और कई बार ऐसा होता है सर, किसी व्यक्ति से आप मिलो, किसी ने बड़ी अरे यार ये बंदा बहुत बढ़िया है, आप उससे मिले, आपको लग रहा है यार इतना भी बढ़िया नहीं है, मतलब क्या है, आपको अंदर से फील आ रही है, ये कोई बोल नहीं रहा आपको, बोलने वाले ने तो ये बोला था भाई, ये तो भाई करोड़पति आदमी है, ये तो आए ही रोल्स रॉयस में है, ये तो, पर आपको लग रहा है यार ये ना, मतलब मजा सा नहीं आया। और वहीं आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे, आपकी बात भी नहीं हुई, आपको लग रहा है यार आनंद बड़ा आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? ये आप एनर्जीज को महसूस कर पा रहे हैं। आप हॉस्पिटल से बाहर आए, लगता है, और कई बार आप किसी ऐसी जगह पर गए, आपको जाकर के लगता है यार ऐसे लग रहा है यहां बैठ जाओ आधा घंटा, मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, दरगाह गए, मस्जिद गए, कहीं ऐसे लगता है यार बैठ जाओ आधा घंटा। क्यों? एनर्जीज बड़ी प्योर है। इसीलिए, और ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो आइंस्टीन बाबा बोल करके गए कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो वो एनर्जीज जो आप कहां से सक कर रहे हो, कहां से अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो, और किन के साथ एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो, वो पता नहीं, और कितनी एनर्जीज के साथ डिसरप्शन क्रिएट करके यहां पर एनर्जी आपके पास आई है, तो वो जीवन में क्या विध्वंस मचाने वाली है उसका हमको आइडिया भी नहीं है। तो मुझे लगता है ये सभी टर्म्स जो हैं, ये बहुत गर्त में, बहुत अंधकार में इंसान को लेकर के जा रही है। इसी वजह से मुझे लगता है सर आपका हमारा यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। अगर ये टर्म्स आ रही हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है उसको बताने की। थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और सर मैं बिल्कुल लास्ट एंड की तरफ चल रहा हूँ, क्योंकि
बातें बहुत सारी हैं और मुझे लगता है कि इसके पार्ट 2, 3, 4 बहुत सारे आएंगे। लेकिन फिर भी मैं अगर पूछूं, अनुराग ऋषि अगर हैं तो उनको क्या लगता है कि ये वाला इंपॉर्टेंट मेरा जो शुरुआत है पूरे दिन की, चाहे कितना ही मैं बिजी हूं, ये तो मैं एक्टिविटी करके ही जाऊंगा, कहीं पे भी निकलूंगा। तो क्या करते हैं अनुराग ऋषि? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे ऐसे लगता है कि जब मेरे पास बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि टाइम नहीं है और आई एम इन अ रश और मुझे कहीं निकलना है, भागना है, दौड़ना है, तो भी 2 चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं मिस करता हूँ। एक तो डीप ब्रीदिंग, मैं गहरी लंबी सांसें ज़रूर लेता हूँ मेरे सब एक्टिविटीज़ करने से पहले। जैसे सर सा करके भी दिखा दूं। हाँ, जब भी हम अपनी सांस को, हमारी डीप ब्रीदिंग के 3 फैक्टर्स होने चाहिए। एक तो होना चाहिए वो लंबी होनी चाहिए सांस। लंबी का मतलब हम उसको लेने में कम से कम 10 सेकंड लगाएं। 10 सेकंड तक लेनी है? हाँ, मतलब शुरू ये 2 सेकंड से ही होती है, लेकिन धीरे धीरे किसी भी चीज को जब भी मैं किसी को कोई बताता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी से शुरू कर दो। इनफैक्ट कोई मेरे पास आता बोलता सिगरेट छोड़ने में, एकदम से मत छोड़ देना, शरीर आदी हुआ इसका, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देगा वो भी। तो जब भी कोई चीज शुरू की जाती है बड़े धीरे धीरे शुरू की जाती है। तो सबसे पहले 3-4 सेकंड से शुरू करो, धीरे धीरे अपने आप 10 सेकंड तक चली जाएगी। 10 सेकंड का इनहेल, यानी पहले सांस लंबी हो, दूसरा वो सांस गहरी हो। गहरी का मतलब इनहेल करने के साथ साथ ये महसूस भी करना है कि वो मेरे नाभि से नीचे जा रही है, मेरे लोअर एब्डोमेन में, मेरे रूट चक्रा तक, जो मेरे प्राइवेट पार्ट्स के बीच में जो पॉइंट है वहां तक जा रही है। गहरी, लंबी हो 10 सेकंड, गहरी हो, रूट के नीचे जाए, और तीसरा वो शांत हो। ऐसे नहीं उसकी आवाज नहीं आए आपको, इतनी शांत हो कि आप उसके कतरे कतरे को, एक एक डॉट डॉट को महसूस कर सको। और जब आप ऐसा करते हैं ये अपने आप में ध्यान हो जाता है। आप कभी करके देखना कि सांस के कतरे कतरे को महसूस करना है, इतनी धीरे लेनी है, इतनी गहरी लेनी है, 3 चीजें ध्यान रखनी है, इतनी लंबी लेनी है। अभी करके देखो। वाह, क्या सांस के अलावा कोई विचार दिमाग में आया? नहीं सर, अपने आप में मेडिटेशन नहीं हो गया ये? पूरा मेडिटेशन है, एकदम शांत मन हो गया, एकदम मन शांत। तो अगर दिन की शुरुआत में ये मन शांत हो जाए तो पूरा दिन शांतिमय बहुत बढ़िया गुजरता है। तो मैं डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस हर हालत में 10 मिनट जरूर सुबह करता ही हूं। अगर मेरे पास समय है, जैसे मैं घर पे होता हूं तो मेरे पास समय है, तो मेरा ये रूटीन 2 घंटे का है जी। 2 घंटे का रूटीन आपका? मैंने अपने फैमिली, मैंने सबको बोला हुआ है कि जीवन में अगर मेरा ये जो दिन है ये 22 घंटे का होता तो नागरू साहब मैं क्या उखाड़ लेता। बात तो ठीक है। बताओ मुझे, मैं किसको क्या बोल लेता अगर ये 22 घंटे का होता तो। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूं कि भैया एक लड़की की शादी है 9 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, क्या सारे काम 9 महीने में हो जाएंगे? सारे काम 9 महीने लगेंगे ना उसको करने में। बिल्कुल लगेंगे। और अगर एक लड़की की शादी 10 दिन में है तो भी तो सारे काम हो जाएंगे। बिल्कुल सही है सर। तो ये तो काम तो 10 ही दिन में होने हैं। और अपने यहाँ पे तो रिवाज भी से चुन्नी चढ़ाने को तो एक ही दिन में भी काम हो जाते हैं सारे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 22 घंटे हैं तो मैंने अपने आप को ये सोचा हुआ है कि मेरे पास 22 ही घंटे हैं, अपने लिए 2 घंटे हैं, ताकि मेरे जीवन के 10-20 हेल्दी साल में अपने बढ़ा पाऊं। नहीं सर, आपका इस धरती पे रहना बहुत जरूरी है, लंबे समय तक रहना जरूरी है, लोगों की जरूरत है। नहीं, वो तो खैर हम सब इमॉर्टल है, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि अगर मैं किसी और व्यक्ति को कुछ अच्छी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं और अगर मैं उसको अपने जीवन में नहीं उतारूं तो मुझे ये स्वीकार नहीं है। मुझे नकली होना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का अगर खुद ध्यान नहीं दे रहा हूं, जिसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है। और 2 घंटे अगर मेरे पास समय होता घर तो मैं पूरा इत्मीनान से, पूरा प्रोसेस है स्वर विज्ञान के हिसाब से अपना दिन शुरू करता हूं। राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो योगा करूंगा, हल्का फुल्का सा एक्सरसाइज करूंगा, हल्का फुल्का जॉगिंग करूंगा। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है सुबह उठते हुए तो मैं सीधा मेडिटेशन करूंगा, प्राणायाम करूंगा, आराम से रिलैक्स करके बैठ जाऊंगा। उसके बाद फिर राइट नॉस्ट्रल वाला काम करूंगा, क्योंकि 45 मिनट बाद वो एक्टिवेट हो जाएगी। ये सारे कामों के बाद मेरे को समय मिलेगा, मैं प्राणायाम जरूर करता हूं। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले भी मैं यही चीज शेयर कर रहा था कि उसके बाद आखिरी के जो 15 मिनट होते हैं सर, मेरे पास वो बड़े बड़े वाले स्पीकर लिए हुए हैं, मैं लगाता हूं उसमें। जिस दिन भजन का मन हो उस दिन भजन, जिस दिन बजरंग बाण का मतलब मन हो उस दिन वो, जिस दिन कोई बॉलीवुड हॉलीवुड जिस दिन, और मैं पूरा आनंद लेता हूं जी अपने साथ मस्त 15 मिनट।
कोई दरवाजा आपको जिस तरह नाचने का, जिस तरह हिलने का, जिस तरह शरीर को फ्लो करने का मन करता है। आप कभी हमारे इवेंट्स में आइए फिजिकल, आप देखेंगे मैं लोगों के जब शरीर वहां ओपन करवाता हूं ना, जब मैं उनको उस अवस्था में लेकर के जाता हूं कि वो शरीर की चेतना से आजाद हो जाएं, भूल जाओ कि तुम्हारे पास शरीर भी है। लोग अपने शरीर को ऐसे उठा उठा के फेंकते हैं, उनको वो कई चीजें जो शरीर के अंदर पड़ी हुई हैं उस दिन याद आती हैं कि यार ये तो एंग्जाइटी सिर्फ मन में नहीं, ये मेरी बाजू में भी स्टक थी, ये मेरी गर्दन में पड़ी हुई है, यही सर्वाइकल बनी हुई थी, ये मेरे पेट में पड़ी हुई है, यही अल्सर बन के पैदा हो रही थी। वो शरीर से बाहर निकलती है ना जी, लोग ठीक होने लगते हैं। मैं कहता हूं मस्ती के साथ 15-20 मिनट अपने आप को तो झूम लिया करो, शरीर थोड़ा रिलैक्स हो जाए, आजाद हो जाए, कई चीजें शरीर को छोड़ करके जाने लगती हैं। तो ये समय ना हो तो 10 मिनट डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम जरूर कर लूंगा। समय जैसे जैसे मिलता जाए, आधा घंटा हो तो मैं 15 मिनट का सप्तचक्र ध्यान जरूर करूंगा। मेरे को 45 मिनट्स मिल गए तो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी हो गई। पूरे 2 घंटे मिल गए तो पूरा प्लान, पूरा प्रोग्राम 2 घंटे का फिनिश करके नहा धो के फिर मैं, मेरा रूम ऊपर है तो मैं वहां से। आपकी आंखें बोलती हैं सर, क्या आप जो करते हो आपकी आंखों में दिख रहा है सर। बहुत बढ़िया सर। वैसे तो मेरी कोशिश है, लास्ट के 2 सवाल हैं, बाकी आपके जवाब पे डिपेंड रहने वाला है कि मैं इसको, और मुझे मालूम है कि टाइम के कमिटमेंट। सर किस चीज, मतलब ऐसा कौन सा सर्व विज्ञान है जिसने आपको पूरी तरह बदल के रख दिया? ऐसी कौन सी एक प्रैक्टिस मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी वजह से मैं एक अनुराग ऋषि से द अनुराग ऋषि बन गया। बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैंने जो सबसे पहली प्रैक्टिस जिसको मैंने इंप्लीमेंट किया वो ये था कि सुबह उठते हुए मेरा जो नॉस्ट्रल एक्टिवेटेड है वही पांव मैंने जमीन पर रखा। ओके, मतलब मेरा अगर लेफ्ट है तो मैं लेफ्ट पांव रखूंगा, अगर राइट है तो राइट पांव रखूंगा। यानी कि मैं, जो पृथ्वी तत्व है उस पृथ्वी तत्व के साथ मेरा कनेक्शन हो रहा है। अभी तक जब मैं सोकर के उठा मैं पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड नहीं था। ठीक है। और मैं जब पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ता हूं तो मेरी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस चाहिए, वो भी मुझे धरती से मिलते हैं। उनका प्रवाह सबसे पहले उस नॉस्ट्रल, उस नाड़ी से, उस जगह से होना चाहिए, उस बॉडी पार्ट से होना चाहिए जो मेरा जागृत है। तो अगर मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेटेड है, मेरा लेफ्ट बॉडी पार्ट एक्टिवेटेड है, तो मैं लेफ्ट पांव जमीन पर रखूंगा और मैं इस पूरे ब्रह्मांड, क्योंकि जो रात को सोया हूं ना, वो सोना नहीं था, वो जो नींद है वो एक छोटी मृत्यु है, और जो मृत्यु है वो एक बड़ी नींद है। तो वो जो छोटी मृत्यु थी, मैं उससे जाग करके एक नए दिन में अवतरित हुआ हूं, आया हूं, घोषणा हुई है मेरी। तो मैं अपने प्राणों को एक नया आयाम देने के लिए इस धरती के, जो धरती तत्व है, 5 तत्वों से मिलकर के बने, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो ये पृथ्वी तत्व को जब मैं कनेक्ट करूं तो उसी नॉस्ट्रल वाली साइड से करूं जो मेरा जागृत है। मैंने जब पहली बार पढ़ा मुझे लगा यार ये ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, होता होगा, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमको बॉडी के लेवल पर कोई चीज हो तो काट कर देख लो, एविडेंस है। एनर्जी के लेवल पर कहां एविडेंस है? एनर्जी के लेवल पर उसी व्यक्ति के पास एविडेंस है जिसने उसको महसूस किया है। मैं आपको बोलूं मेडिटेशन करने से ये होता, आप वो ठीक है, उसको अनुभव कर लेंगे, अनुभव करने के बाद ही वो महसूस होगा कि वाकई ये होता है। तो मैंने पहली बार कहा हाँ ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको अनुभव किया कि मेरा प्राण जब उस वायु से स्पंदित होकर के मैं उसी लेफ्ट नॉस्ट्रल से मेरा सांस चल रहा है और मैं जमीन से कांटेक्ट में आता हूं, तो मेरे दिन में बड़े सारे चेंजेस होने लगे सर। तो मुझे लगता है ये एक प्रैक्टिस मैंने की, जो भी इसको सुन रहा है उसको जरूर ये एक प्रैक्टिस करनी चाहिए। उठते ही अपनी नॉस्ट्रल चेक करें, अगर दोनों चल रही हैं तो शांत बेड पे ही बैठे रहें, 2 मिनट 3 मिनट, शिफ्ट हो जाएगी, जो चल रही है वो पाँव जमीन पर रखें और फिर उठें। ये उन पे भी लागू है जो फ्लैट में रहते हैं, उनके लिए भी वो धरती तत्व माना जाएगा? धरती तत्व माना जाएगा, लेकिन पुराने जमाने में तो ये तत्व मिट्टी से, रेत से, पहाड़ है उससे, मतलब जो डायरेक्ट हम अर्थ का कांटेक्ट करते हैं उससे माना जाता था। लेकिन अगर आप फ्लैट में रहते हैं और ऊपर रहते हैं तो भी वो अर्थिंग वाला कुछ ना कुछ हल्का फुल्का एलिमेंट तो फिर भी आपको मिल ही रहा है। मतलब ना करने से अच्छा तो है कि 2% किया जाए, तो अगर 2% भी मिल रहा है तो करने में क्या नुकसान है? हाँ, ऑल्टरनेटिव नहीं, जैसे मैं भी यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, हाँ, अब रहते तो हम फ्लैट में ही हैं। फ्लैट में ही है, हाँ, तो क्या नुकसान है? करने से जरूर कीजिए, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया सर। आपके पास 2 बच्चे हैं, लास्ट सवाल है मेरा ये आपसे, आप ऐसा क्या देने वाले हैं उनको जो आपको लगता है कि हर पेरेंट को ये तो कम से कम देना है, इसके अलावा तो बाकी सब तो पढ़ाई पढ़ाना। ये लास्ट मेरा सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि आपके दोनों बच्चे, जहां मुझे पता है, एक तो 2 साल की बेटी है आपकी शायद, नहीं, एक मेरी बेटी जो है वो 5 साल की है। अच्छा। और जो बड़ी वाली बेटी है वो अब 13 ईयर्स की 13 ईयर्स की है। तो ऐसा क्या है जो आपको एक अलग पेरेंट बनाता है, जो आपको लगता है ये देना ही है? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि आज के इस दौर में जो बच्चों से चीज छूट गई हुई है वो है पेरेंट्स का टाइम। ओके। इसी वजह से उनकी टीवी की लत है, इसी वजह से उनकी मोबाइल की लत है, और इसी वजह से आज के बच्चों के पास ये मेमोरी ही नहीं है। मतलब हम छोटे थे तो हमारे पास अपने
माता पिता की नहीं, हमारे पास दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ के घर गए, चाचा के घर गए, यहाँ गए। आज बच्चे कहीं नहीं जा रहे, और जो जहां पर हैं वो पेरेंट्स भी उनको अपना समय नहीं दे पा रहे। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी फैमिली के लिए जो मेरा टाइम है वो पूर्ण रूप से अवेलेबल होना चाहिए। शायद यही एक चेतना थी जिसने मुझे इस काम में आने का मौका दिया कि मैं अपने घर पर भी होता हूं और मैं अपना काम भी कर रहा होता हूं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को खूब समय देना चाहता हूं। शाम को जब मैं अपने घर पर हूं तो हमारा डेली का एक डेली का एक रूटीन है कि हम शाम को उसको हमने नाम दिया हुआ चक्कर काट। अच्छा। कि हम डेली शाम को घूमने के लिए जाएंगे ही जाएंगे, मेरी पूरी फैमिली, सब लोग साथ में। डेली हम अपने घर में बैठ करके सब लोग साथ में खाना खाएंगे, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, एक साथ। ऐसे नहीं कि आपने अलग खा लिया मैंने अलग खा लिया, नहीं, सब एक साथ खाना खाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने ये समय दिया, मेरे बच्चों को ये मेमोरीज बरकरार रही कि हमारे पापा जो थे वो खाली पैसा ही नहीं कमाते रहते थे, वो हमारे लिए अवेलेबल भी थे। जब मेंटल, फिजिकल, इमोशनल नीड थी वो हमारे साथ भी खड़े हुए थे। तो ये मुझे लगता है शायद एक बहुत बड़ी मेमोरी उनको आगे चल के बनेगी, मिलेगी, और ये याद भी रहेगा कि हमारे, और जैसी पेरेंटिंग हमको मिली होती है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे खूब समय दिया, मेरे को खूब, मतलब अच्छे से जो मैं जीवन में करना चाहता था उसका बहुत बड़ा कारण वो एक अच्छी पेरेंटिंग भी है। तो मुझे लगता है वो एक अच्छी पेरेंटिंग मिली तो वो मैं शायद आगे अपने बच्चों को दे पाऊं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और उस पेरेंटिंग में सबसे बड़ी चीज़ है आपका समय, जो आज पेरेंट्स नहीं देना चाह रहे। आज तो बहुत से लोगों के बच्चे भी मतलब कोई और पाल रहा है और किसी और को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि खिला भी तुम दो, देख भी तुम लो, सुला भी तुम दो, हम पार्टी में जा रहे हैं, रात को आकर के हम देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक मेमोरी है जिसको आपको चेरिश करोगे आप भी अपने। मैंने एक मूवी का डायलॉग था, उसमें डायलॉग सुना था कि ये जो यादें हैं ना, ये बुढ़ापे की लाठियां हैं, जितनी हो सकती हैं बना लो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आपके वो बच्चे, क्योंकि बच्चे भी ना नागरू साहब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, और जो ये बचपन है ना मासूमियत से भरा हुआ, अजीब अजीब से सवाल, पापा कहाँ गए, टॉफी लाए, ये आगे 15-20 साल के बाद बच्चा पूछता नहीं है जी। वो खुद के पास पैसा जेप्टो से मंगा लेगा, हाँ, कॉमर्स से मंगा लेगा। और उसको ये एक्साइट, वो उसको ये होगा कि भैया तुम अपना काम करो, मुझे थोड़ा दोस्तों के साथ, ये फेज बदल जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो बचपन है ना, अगर ये मैंने अपने बच्चों के साथ जी लिया तो मैंने अपना बचपन रीलिव कर लिया, दोबारा से मेरी प्लेफुलनेस बरकरार हो, मैं खेलता हूँ, कंधे पे बिठाता हूँ, चलो भागो घोड़ा बना के, ये क्या हुआ। और ये खुशी के जो हार्मोन जिसने मुझे दिए, मुझे लगता है ये आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं जब प्लेफुलनेस, खुशी के साथ आप अपने बच्चों के साथ खेल लो और आनंदित हो जाओ। तो ये शायद मैं देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ और देता रहूंगा। मजा आ गया सर, बहुत सारी बातें हैं, और सच में मेरी लाइफ का एक नया जो आयाम आपने दिखाया है मुझे ना, उसके लिए तो पहले से दिल से धन्यवाद। और मुझे लगता है ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सच में लगता है कि कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करना है, चाहे वो अपने रिलेशनशिप में, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे अपने ही घर में कुछ करना हो, तो आपको एक अच्छी नॉलेज का होना जरूरी है। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अनुराग ऋषि जी को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत कुछ, वो बहुत अच्छी शेयरिंग देते हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स के माध्यम से देते हैं, वो बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते हैं ताकि आप तक रियल नॉलेज पहुंचे। मौका मिलता है इनके फिजिकल इवेंट को ज्वाइन कीजिए। मैं तो जाने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ। नहीं, आप जाने वाले नहीं है, मैं आपको बुलाऊंगा कि आप आइए। आप जाने वाले हैं ये तो आप बाद में बोलेंगे, आपको आना ही पड़ेगा, ऐसा मैं बोलूंगा यहाँ पर। और अभी मैं बता दूं, हमारा जो नेक्स्ट इवेंट हो रहा है वो लोनावला में हो रहा है, और लोनावला के बाद होगा मसूरी में। ओके। तो दिसंबर में लोनावला हो रहा है और फरवरी में मसूरी हो रहा है। तो ये दो, मतलब हमारे कोशिश करते हैं इन दोनों जगह पर हम इवेंट्स करें। एक साल में सिर्फ 4 इवेंट करते हैं। सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को बोला, ऐसा नहीं कि वहां 200 लोग 500 लोग होंगे, नहीं, मैं जिन लोगों के साथ 1-to-1 काम कर सकता हूं सिर्फ उन्हीं को आमंत्रण है। इसलिए मैंने बोला जो मुझसे मिलना चाहते हैं मत आओ, जो खुद से मिलना चाहते हैं वो आ जाओ। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को एक मौका जरूर होना चाहिए कि वो, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हो तो वो वहां जरूर आए, वो एक्सपीरियंस करें कि कैसे खुद से मुलाकात होती है। तो आप आ नहीं रहे हैं, आपको आना ही है वहां पर। इसे कहते हैं सर सौभाग्य होना। ये मुझे बहुत मजा आया सर, और मैं मतलब मेरे पास शब्द शायद इसलिए कम रह रहे हैं कि इतना आनंदित महसूस कर रहा हूं मैं पॉडकास्ट करके, आपसे बात करके। मेरा खुद का ना ऑरा मुझे लगता है डबल हो गया होगा शायद मेरे आज। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे जितना अच्छा आपको लग रहा है उतना ही अच्छा मुझे भी लग रहा है, उससे ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि जो आपने जिस हिसाब से प्रश्न किए या जो बातें थी या जो जिस माहौल में, एकदम लाइट माहौल में बिना किसी डिस्टर्बेंस के हम वो सारा कर पाए, ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उस प्रश्न पूछने वाले को कि आपने किस तरह
तरह से सवाल पूछे. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. बहुत पॉजिटिविटी, बहुत अच्छा माहौल, बहुत बढ़िया रहा. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.